सबको बराबर मौका मिले, कोई ये ना कहे कि विपक्ष की आवाज़ तो है लेकिन दिखाई नहीं जाती है, इसलिए सभी प्रश्नों पर सभी विद्वानों की राय ली जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ का 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसका एजेंडा जानना चाहूँगा। ख़ासतौर पर जिस इलाके में हम बैठे हैं इसके और इसके आसपास का आपकी पार्टीज़ का एजेंडा क्या है? सर, आपसे शुरू करेंगे। सौरभ जी, सबसे पहले आज सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर 2 हमारे किसान भाई शहीद हो गए। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अब अपनी बात पर आता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, लेकिन समस्या पंजाब की हो, हरियाणा की हो या देश के किसी भी एरिया की हो, हर जगह किसान समस्या में है। सौरभ जी, आपको बताना चाहता हूं, मैं बिहार में काम करके आया, मैं गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का वहां पे सलाहकार था। आपने देखा होगा यहाँ का किसान तो विरोध करता है, प्रदर्शन करता है, लेकिन आप में से किसी ने कभी भी बिहार के किसान को प्रदर्शन करते नहीं देखा होगा, क्योंकि उसको पूरी तरीके से निचोड़ लिया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो काम करते हैं वो सब लोग बिहार से आने वाले लोग हैं जो हमारे यहाँ मजदूर हैं। और आपको एक सच्चाई जानकर हैरानी होगी, उन सब के पास वहाँ पर कम से कम 15 बीघे, 20 बीघे, 30 बीघे तक ज़मीन है, लेकिन आज वो इतने समर्थ नहीं रह गए कि वो ट्यूबवेल लगा पाए, वो इतने समर्थ नहीं रह गए कि वो डीएपी खरीद पाए। और अगर ये किसान बिल वापस नहीं हुए, ये हमारे यहाँ के किसानों ने ये आंदोलन नहीं किया होता, तो हमारी भी स्थिति बिहार जैसी हो जाएगी। आप आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, आप केवल 2 टाइम की रोटी के लिए सोचेंगे कि आपको दोपहर का खाना मिल गया तो शाम का कैसे मिलेगा, शाम का मिल गया तो सुबह का कैसे मिलेगा। इसलिए इस चीज़ से बच जाए, हमारी आने वाली पीढ़ियां मजबूत हो जाए, इसलिए ये टिकैत साहब और ये किसान लोग जो रोजाना अपनी जान गंवा रहे हैं वो वहाँ पर लगे हुए हैं। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर आता हूँ, जो सौरभ जी की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सौरभ जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश को हाई कोर्ट भी चाहिए, हमें इलाहाबाद जाना पड़ता है। आप हाथ उठवाकर पूछ लीजिए, इनमें से कोई बिरला होगा जिसने इलाहाबाद देखा होगा, तो जहाँ हम अपना हाई कोर्ट भी नहीं देख सकते, हमारी क्या स्थिति होगी। बात गन्ने की आती है, गन्ना बेल्ट के नाम से पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। आज पिछले साल का हमें पेमेंट नहीं मिला, हाथ उठा के लोग बता सकते हैं, लेकिन अगली पर्चियाँ आनी शुरू हो गई हैं और किसान ने गन्ना डालना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसे गेहूं भी बोना है, जिसने सरसों बोनी है उसको सरसों भी बोनी है। तो हमारी समस्या यह है, अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है। भारती जी ने अभी जो बात कही, आज खेती नुकसान का सौदा हो चुका है, और नुकसान का सौदा सरकार की फेलियर रीजंस के कारण है, सही नीति न बनाने के कारण है। क्योंकि जब हमें टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता, किसान को लगाना होता है, तो हमारा नुकसान वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आज हमारे बच्चों की फीस लगातार बढ़ रही है, समय का ध्यान रखिएगा, फिर ऐसा ना हो कि आप बोलें कि हम पूरी बात आमदनी लगातार बढ़ी है। इसलिए सौरभ जी, आपको बताना चाहता हूं 2 लाइनों में कि मोदी सरकार ने ऐसा कमाल कर दिया कि किसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो चीज़ें हैं वो आपको चाहिए, हमें पेमेंट चाहिए गन्ने का। जो आज पराली की बात की जाती है, आपको बताऊं, जब हम अनाज पैदा करते हैं, जब हमारा अनाज सरकार खरीद सकती है, सरकार हमें बताती है इससे ये खाद बना लो, इससे वो खाद बना लो, सरकार हमारी पराली खरीद ले, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। वो उसका चाहे खाद बना ले, चाहे अनाज बना ले, चाहे अपने घरों में बिछा ले। तो सरकार के पास नीति नहीं है, केवल किसान को दबाने का काम करते हैं। मैं शायद सवाल स्पष्ट नहीं कर पाया था, फिर स्पष्ट कर देता हूं। सवाल ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का एजेंडा क्या होगा। क्या होता क्या है ना कि सब लोगों का टीवी का अभ्यास होता है, उनको लगता है पता नहीं एंकर कब हमारा माइक बंद करवा दे तो जल्दी जल्दी सब बातें बोल लें। लल्लन टॉप अड्डा है सर, बहुत आराम से बोलिएगा। आपके पास आते हैं, बहुजन समाज पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव एजेंडा क्या है, खासतौर पर इस अंचल को लेकर। जी सौरभ जी, देखिए ऐसा है ना कि विषय पे रहेंगे ना तो अपनी बात भी पूरी कह पाएंगे, वरना होगा क्या कि आप किसी सवाल पे कोई जवाब देंगे, फिर हमें भी लगेगा यार सवाल कुछ पूछा जवाब कुछ दे रहे हैं, तो दूसरे के पास शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी सौरभ जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। आपने इतने छोटे से कार्यकर्ताओं को इतने बड़े मंच पर बैठाकर हमारा अभिमान बढ़ाया, हमारा सम्मान करा। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं, तालियों के साथ। जी, हमारा 2022 में सबसे बड़ा एजेंडा जो रहेगा, बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। हम ये चाहते हैं कानून व्यवस्था इस बार जब हमारी सरकार बनेगी, पहले की तरह कानून व्यवस्था हमारी चलती रहेगी,
भ्रष्टाचार जितना भाजपा सरकार में हो रहा है, कानून व्यवस्था फेल हो रही है, महंगाई फेल हो रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है। एक मजदूर की वार्षिक आय अब से 4-5 साल पहले एक मजदूर को 400-500 रुपये मिलते थे और आज भी 400-500 रुपये मिलते हैं। परंतु एक तेल खाने का जो खाद्य पदार्थ है, एक तेल 200 रुपये प्रति लीटर इन लोगों ने कर दिया। मोटरसाइकिल भी एक इंसान सही तरीके से नहीं चला सकता। मेरा जो एजेंडा है, बहुजन समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी, कानून व्यवस्था हम सबसे अच्छी रखेंगे और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे और महंगाई पर ध्यान देंगे। और जो भाजपा की सरकार चल रही है, 1 साल से किसान जाड़े में, सर्दी में इतनी बुरी तरीके से, इतनी स्थिति उनकी खराब है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने के बाद सबसे पहले इन कानून को वापस करके और किसानों का सम्मान करने का काम करेंगे। सर आपकी सरकार प्रदेश में आएगी, केंद्रीय कानून है, आप कैसे वापस करोगे? मतलब आप स्टेज पे झोंक में, मतलब 2022 में मेरी जीके के हिसाब से तो विधानसभा के चुनाव हैं जी। कानून नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाए हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं जी। तो अगर फॉर आर्ग्यूमेंट से हम मान भी लें कि बसपा चुनाव जीत जाएगी, तो फिर आप कानून कैसे बदल दोगे? मांग करेंगे सर। अभी तो आपने कहा कि हम कानून बदल देंगे। नहीं, मांग करेंगे। जी, नेहा गौड़ जी, 2022 के लिए एजेंडा। जी नमस्कार सभी साथियों को, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस मंच पर हम लोग को बात रखने का मौका मिला है। और मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई, विकास के मुद्दे हमारे, और सबसे शिक्षा, बेरोजगारी, इस चीज़ पर काम करेंगे विधानसभा में। और इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोग विधानसभा, महंगाई कैसे कम करेंगे बताइए। महंगाई के लिए लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी। नहीं, सवाल ये है कि अगर 2022 में आप सत्ता में आ जाते हैं तो महंगाई कैसे घटाएंगे? उत्तर प्रदेश में अगर सरकार अखिलेश यादव जी की आती थी, नेचुरली की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव जी अपने अपने नियमों पे आएंगे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी सरकार सत्ता में आती तो आप महंगाई घटाने के लिए क्या कदम उठाए साहब? महंगाई तो इन्हें घटानी पड़ेगी। अभी तो ये उपचुनाव हारे तो 10 सीटें कम होने पे 12 रुपए कम करें ना डीजल पे, पेट्रोल पे, तो करेंगे कम। अच्छा, महंगाई तो कहीं ना कहीं कम होगी ना उसी पे। अच्छा जी। आगे विधानसभा चुनाव आएगा तो होगी। और महंगाई कम करने के अलावा और क्या करेंगे? शिक्षा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने की। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, अभी तो बोले जी। मसला ये है कि ये मंच पे ना हर पार्टियों के नेता आते हैं, बोलते हैं जी हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा का स्तर, कैसे मैं ब्लूप्रिंट। अच्छा, और हम लोग चूंकि युवा हैं अपेक्षाकृत, है ना, तो हमें तो हमारे युवा साथी सारे बैठे हैं, शिक्षा बहुत जरूरी है जी। और इनके लिए बेरोजगारी जो है इस टाइम, बहुत सारे साथी हैं मेरे सामने जो बहुत शिक्षित हैं। नेहा जी, सवाल ये है कि शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए क्या करेंगे? शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए देखिए, सबसे पहले तो हमारी सरकार ही सबसे सत्ते में आए, और जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले भी शिक्षा के लिए बहुत काम किए हैं, तो यही कोशिश रहेगी कि शिक्षित सबसे पहले हो। नहीं, क्या करेंगे? शिक्षा, शिक्षित, ब्लूप्रिंट क्या है? शिक्षित कैसे होते हैं तो आपके बताए, हम लोग, हमारे सामने युवा है और युवा जो है वो शिक्षा के लिए ही है। अब शिक्षा का अगर आप बात करेंगे तो मैं टीचर तो हूँ नहीं साहब, और जाके जरूर पढ़ाऊंगी भी इस चीज में। आप ठीक कह रही हैं, आप टीचर नहीं हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को एक स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मैं पॉलिटिकल नहीं कर रही हूँ, यहाँ शिक्षा के लिए कोई पॉलिटिकल नहीं है। नहीं, आप मैं पॉलिटिकल नहीं बात कर रही हूँ, मैं शिक्षा की बात सभी के लिए कर रही हूँ। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कह रहा हूँ कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सही कह रहा हूँ ना? क्योंकि मुझे शिक्षा का लगता है कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। मैं पूछ रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है ना आप? राष्ट्रीय लोकदल को, एक सेकंड सर, आप रालोद को, आप बसपा को, आप सपा को, आप कांग्रेस को और आप भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। आप इन पार्टियों के यूथ लीडर है ना? जी जी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आएंगे सर, आपने तो सबसे लंबा ओपनिंग भाषण दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी जी, तो आपके नेता का ब्लूप्रिंट क्या है शिक्षा को लेके, कि उसमें किस तरह का सुधार करेंगे? जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं उसको सुधारे जाएंगे। सरकार आ जाएगी तो बिल्कुल सुधार जाएंगे। किस तरह के उतार चढ़ाव हैं अभी?
अभी तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं बीजेपी सरकार आने के बाद से। तो शिक्षा के क्षेत्र में जी। किस तरह के उतार चढ़ाव है? ये बेरोजगारी बहुत हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा में तो शिक्षा बहुत पहले था, पहले हम लोग पढ़ते थे, सब चीज़ें थी। अब जो है उसके बाद से शिक्षा में बहुत कमियां आ गई हैं। ज़्यादा मैं देखती हूँ यूनिवर्सिटी में, नॉर्मली बात कर लें अगर हम लोग तो यूनिवर्सिटी में अरे थोड़ा टीचर्स ध्यान नहीं है, दीजिए वैसे भाई, नहीं एक है। तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा उस तरीके से पूरी दी जा रही जैसे पहले था। सौरभ जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और रालोद और सपा मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, मैं सवाल का जवाब जरूर अरे दूंगा। आएंगे भाई साहब आपके तो पास। आप एक सेकंड ऐसे नहीं, फिर समय देखिए, फिर ये लोग कहेंगे कि उनको, है ना, गठबंधन तय हो गया, आप लोगों का सीटें तय हो गई हैं, बात हो रही है हमारी। क्योंकि हमें पता चला कि जयंत चौधरी 50 मांग रहे हैं, ये 22 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन है, गलत जी, information। कांग्रेस का 2022 का ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया, और प्रियंका जी स्पष्ट कर चुकी हैं जो उनकी 7 प्रतिज्ञाएं हैं, जी, वो क्या ही है? हमारा ब्लूप्रिंट है। क्या है 7 वो प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा ये है कि सबसे पहले 40% जो टिकट जो है महिलाओं को दिए जाएंगे, और 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी अगर प्रदेश में सरकार आती है। लड़कियों को स्मार्टफोन, स्कूटी, कोरोना काल के अंदर पहले तो बिजली का बिल हाफ किया जाएगा, और कोरोना काल के अंदर जो बिजली के बिल हैं वो टोटली माफ़ किए जाएंगे, और कोरोना से जो पीड़ित रहे सबके हैं, माफ किए जाएंगे? हाँ, कोरोना का? सबके तो जो सक्षम लोग हैं उनके बिल क्यों माफ करोगे? उनको बिल पे करने तो गरीबों के माफ करो। नहीं, गरीबों के ही, उसका टारगेट सिर्फ गरीबों के लिए ही होता अरे है। तो ये कहिए ना, गरीबों के बिल माफ किए हाँ, जाएंगे। गरीबों के बिल माफ किए जाएंगे, हाँ। और कोरोना जो पीड़ित हैं उनको 25,000 रुपए कोरोना पीड़ितों को जी दिए जाएंगे, जिनको कोविड हुआ है या कोविड के चलते मृत्यु हुई है? कोविड के चलते या कोविड से जो भी उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं कोविड के थ्रू ही हुई हैं। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का वोटर हूँ, मुझे कोविड हुआ है, मुझे 25,000 मिलेंगे क्या? जो सक्षम नहीं है, जो अच्छा, गरीब वही है, मैं क्लैरिटी चाह वो रहा हूँ जी, भाई। वही। आपको लाखों लोग देखेंगे तो स्पष्ट मुद्दा जाना जी, चाहिए जी, ना। वही अच्छा, तो ये योजना है। ये योजना है। अच्छा, ये देखिए, ये लोग तो ये बता रहे हैं कि 2022 में अगर ये सत्ता में आए तो क्या करेंगे। आप हमको ये बता दो कि आप जो सत्ता में 4.5 साल से हो तो आपने क्या किया? सबसे पहले तो सौरभ भैया, मैं ललन टॉप का और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने युवाओं की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो विकास किए, गंगा बहाई है, और अरे सुन लीजिए जी। जो उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जिसकी लचर हुआ करती थी, उसमें जीरो टॉलरेंस पर जो कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसी के नाम कानून पर व्यवस्था एक, और कानून व्यवस्था, और जो विरोधी बोलते हैं आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अभी कासगंज में वो एक 2 फीट ऊंचे प्लास्टिक के पाइप पे 5 फीट लंबे आदमी ने जैकेट की डोरी से कथित तौर पे खुदकुशी कर ली। गोरखपुर में वो बोलते हैं कारोबारी को पहले पुलिस बोलती है कि साहब भगदड़ में गिर गया, जिन लोगों बाद में पे गिरफ्तारी। भैया, उसमें जिन लोगों पे आरोप हैं वो लोग जेल में हैं, उसकी जांच चल रही है। अगर उनकी जांच चल रही है और अगर उन पे आरोप सिद्ध होते हैं तो निश्चित रूप से सरकार उन पे कार्रवाई करने का काम करेगी, उन्हें सजा मिलेगी। यही उत्तर अरे भाई प्रदेश साहब, की सरकार है। हाँ। यही एक कानून मुख्यमंत्री- व्यवस्था, और इसके अलावा जो शिक्षा में और नौकरियों के नाम पर जो हमसे पूर्व की सरकार सर शिक्षा पे टिकते हैं ना, इतने जल्दी आगे मत जाइए। पहले नौकरी, हाँ बताइए। नौकरी के नाम पर जो हमसे पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार होता था, सर आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग गवाह हैं, सरनेम देखकर और कुछ जिलों के प्रतिनिधियों को ही नौकरी देने का काम किया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिन युवाओं को नौकरी दी है वो बिना किसी भेदभाव के देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये हमारा, इसी के नाम पर हम लोग चुनाव में जाने का काम करें। जी, शिक्षा हो गया, नौकरी हो गया, कानून व्यवस्था हो गई, नौकरी हो गई, और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया। 8 विश्वविद्यालय बनाने का काम हम लोगों ने किया है। 29 महाविश्वविद्यालय बनाने का हम लोग। इन 8 में से कितने विश्वविद्यालय 5 साल में चालू हो गए? अभी काम चल रहा है, काम चल रहा है। कौन कौन से एकदम जिले से में तो काम सब चल चीजें रहा है नहीं हो सर? सकती जी ना भैया। ब्रह्मजीत जी, कौन कौन से जिले में काम चल रहा है सर, हमें बता देना। ये विपक्षी एक मिनट, एक विपक्षी ये कहते हैं कि आप लोग अनाउंसमेंट कर रहे हो, सफाई कहते हैं हमारी योजनाओं का
फीता काट रहे हो, कांग्रेसी कहते हैं यूपीए की योजनाओं को नया नाम दे रहे हो, इस पे क्या कहेंगे? अभी हम लोग मेरठ जो है खेल से जुड़ा हुआ मेरठ माना जाता है और खेल जगत से जोड़कर मेरठ को देखा जाता है। अभी मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, वो एक बड़ी उपलब्धि है मेरठ के लिए। और मेरठ में रैपिड रेल जो मेरे ख्याल से क्या पूरे भारतवर्ष की पहली रैपिड रेल होगी जो दिल्ली से संचालित होगी और मेरठ तक आएगी, उसका काम भी चल रहा है और जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। काम पूरा हो जाएगा नहीं, कितना हो गया वो भी तो थोड़ा बहुत बता दीजिए मैडम आप। हाँ बताइए, ऐसा काम है पूरा हो जाएगा से क्या होता है? एक सेकंड, क्रॉस क्वेश्चन का मौका देंगे थोड़ा, सब काम लोग चल रहा है ना? अनइंटरप्टेड चल रहा बात। है तो अरे जिंदगी भर से चल रहा है। मैम ऐसे मत करिए, ऐसे फिर अव्यवस्था हो जाएगी ना, आप बोलोगी वो टोकेंगे। आप बोल रही थी, जी मैं बोलिए। नहीं बोला ना बीच में। जी बोलिए, और क्या उपलब्धि है? एक्सप्रेसवे इतनी बड़ी उपलब्धि है कि हमने एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। जिस मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 3 घंटे का समय लगता था, आज 40 से 45 मिनट में हम लोग मेरठ से दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये कम बड़ी उपलब्धि है मेरठ के लिए। अच्छा, अब मेरे 2 प्रश्न हैं। भाई साहब, आप इधर आके एंकरिंग कर लो, हम वहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ा भरोसा रखो यार, थोड़ा धैर्य रखो, मैं यहाँ हूँ सवाल पूछने के लिए। 2 सवाल हैं जो मैं सनातन काल से सुन रहा हूँ इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। मेरठ कब से मांग कर रहा है कि हाईकोर्ट की एक बेंच यहाँ खोल दी जाए, इस पर क्या किया आपकी सरकार ने? इस पे सौरभ जी, अभी इसमें क्या नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी काम का चल रहा दौरा है। था। मैम फिर आप बोलेंगी वो टोकेंगे और केओस हो जाएगा, प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बहुत पॉजिटिव रुख दिखाया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले मेरठ में थे और मुझे लगता है कि जल्दी हाईकोर्ट बेंच मेरठ में आएगी। हमारी सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। आप मंच पे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हाईकोर्ट की बेंच को मेरठ में लाने वाली है? पॉजिटिव है। कार्यकर्ता पॉजिटिव है या सरकार पॉजिटिव है? सरकार पॉजिटिव है। अच्छा, मतलब आएगी। जब पॉजिटिव है सौरभ भैया, जरूरत लगेगी तो आएगी। जरूरत लगेगी, आपको जरूरत लग रही है? सरकार को जरूरत लगेगी तो आपको आएगी। लग रही है? मुझे तो लग रही है व्यक्तिगत रूप से। हाँ, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ है तो मुझे- आपको इनकी यहाँ में यहाँ मुझे मिलानी। व्यक्तिगत रूप से लगती है, लेकिन मैं व्यक्तिगत क्या सोचता हूँ, ये सरकार अपने सरकार को लगेगा तो आएगी। दूसरा, आपके ये जो राष्ट्रीय लोकदल के साथी हैं ना? हाँ, साथी हैं। अच्छा, तो ये जो कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं, कृषि कानून पे गुमराह करने का जो काम विपक्ष ने किया है, कृषि कानून, इन लोगों को मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं किन्होंने वो कृषि कानून पढ़े हैं। यहाँ बैठे जो लोग हैं उनमें कृषि कानून पढ़े हैं आप सब लोगों ने भाई, या नहीं? कृषि कानून में इन लोगों ने 60 से 70 के दशक में जो कृषि बिल आया, उसमें जो है मंडियों के आड़तियों को हम लोग माल बेच सकते थे अपना। 70 से 60 के दशक में जो बिल आया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने, जब हमारा यहाँ पे हमें गन्ने का अपनी फसल का ठीक मूल्य हम लोगों को नहीं मिलता था, तो हम लोग दूसरे राज्यों में वो बेचने का प्रयास करते थे और हमारी जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हम लोग भर के दूसरे राज्य के लिए जाते थे, उन्हें बॉर्डर पे रोक लिया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन इस कृषि बिल में ये आज़ादी हम लोगों को हो गई है कि हम अपना, जहाँ हमें अपनी फसल का ठीक रेट मिले हम उसको वहाँ पर बेच सकते हैं। तो ये कृषि बिल का जो भ्रम विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा है, इससे जो है ये इसका मेरे ख्याल से पर्दाफाश पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो गया। आपने अपने लोकदल के साथियों को समझाया, ये तो आपके पुराने गठबंधन के सहयोगी रहे हैं, आप लोग साथ में चुनाव भी लड़े हो, कहीं समझाते हैं इनको? राष्ट्रीय लोकदल तो मेरे ख्याल से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई पार्टी होगी नहीं जिनके साथ साथी ना रहे हों। हम लोग महबूबा मुफ्ती के साथी नहीं रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ हमने गठबंधन नहीं किया है। आपने गठबंधन करके सरकार बनाई है उनके साथ में। नीतीश कुमार के डीएनए में हमें कभी कमी नहीं लगी, आपको उसके डीएनए में भी कमी लगी, उसके साथ आपने सरकार भी बनाई। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, आप बिहार नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अच्छा, और एक सौरभ बात- जी जी भाई साहब। 1 मिनट रोकूंगा। सौरभ जी ने सवाल पूछा था ये मेरठ लोग- यूनिवर्सिटी कब ये बनी। लोग- ये बच्चे पढ़ाई की बात है, किसी के ध्यान नहीं है सौरभ जी
ये कह सकते हैं बीजेपी वाले कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन इन सबको याद है। इनसे पूछिए किसने कहा था कि किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। इनसे पूछिए किसने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बसेंगे। इनसे पूछिए किसने कहा था कि काला धन वापस आएगा। इनसे पूछिए कि यहाँ मेट्रो रेल चलेगी, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, बनारस का क्योटो बन जाएगा। सारा काम- इनसे पूछिए, इनको सब याद है लेकिन पढ़ाई याद सारा नहीं है। काम- क्योंकि 1 मिनट सुनिए, सारा क्योंकि काम इन्हें चल कहा रहा है। गया था एक 2 मिनट। करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। मेरे देश का बूढ़ा व्यक्ति भी इंतजार में बैठा था सारा कि काम 5 रोजगार साल में मिलेगा। ले लेंगे। और जो आप अभी है कह ना? रहे थे, 1 सारा मिनट, काम जो जो अभी है, आप कह रहे थे ना 5 कि साल में किसानों ले को लेंगे। भ्रमित एक सेकंड, किया एक गया सेकंड, है, एक किसानों को भाई साहब, भ्रमित भाई साहब, करने भाई का साहब। काम मोदी जी ने किया है। एक सेकंड। मैं, आप लोगों का अभ्यास काफी है डिबेट्स में जाने का। मेरा डिबेट करवाने का ना तो अभ्यास है, ना मेरा इरादा है, ना मुझे टीवी की नौकरी करनी है सौरभ भविष्य जी, में। प्लीज। ऐसा होता है ना कि बढ़िया परफॉर्म किया, अच्छा लड़वाया नेताओं को, टीवी में आ जाओ, तुम्हारा सीवी बढ़िया हो गया। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। आपको बहुत सारे ललन टॉप के दर्शक देखेंगे, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना विधानसभा और संसद में पहुंचने तक के लिए स्थगित कर दीजिए, ठीक है? वहां चिल्ला लीजिएगा, या जब टीवी डिबेट में जाए तब चिल्ला लीजिएगा। थोड़ा आराम से बात कर लेते हैं। इन्होंने एक टिप्पणी की, आप चिंता मत करिए, ये सत्ता में सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं की तरफ आएंगे। इन्होंने ये कहा कि साहब लोकदल का तो पता नहीं, सब पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। ये सवाल राष्ट्रीय लोकदल को लेकर बहुत उठाया भी जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल की इकलौती प्रतिबद्धता सत्ता है। कभी वो उसके लिए कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, कभी सपा के साथ, कभी भाजपा के साथ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए सौरभ जी, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। मुझे, आप हिंदुस्तान की राजनीति को आप बहुत अच्छे से समझते हो सकता है मेरठ वालों के लिए सौरभ नया चेहरा हो सकता है, लेकिन हम मीडिया से जुड़े लोग हैं और बहुत गहनता से पत्रकारिता करने के लिए सौरभ भाई को जाना जाता है। इनके आंकड़े भी बहुत सटीक होते हैं, इनकी स्टडी भी बहुत डीपली है। तो सौरभ जी, आप जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में कौन सी ऐसी पार्टी है जो गठबंधन नहीं करती है। और अगर देश की जनता के लिए, अगर ये किसान जो 1.5 साल से 2 साल से सड़कों पर हैं, अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, अगर हम इनकी आवाज़ उठाते हैं और इनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए किसी से गठबंधन करते हैं, तो मुझे ये बताइए उसमें क्या बुराई है। और सौरभ जी, एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, आप हमारा कोई एक स्टेटमेंट ऐसा बता दीजिए, कोई एक नेता ऐसा बता दीजिए, हमारे उसमें कोई चिन्मयानंद आपको नहीं मिलेगा, कोई कुलदीप सेंगर आपको नहीं मिलेगा, कोई झूठा वादा आपको नहीं मिलेगा। और इनके मैं सुबह से शाम कर सकता हूँ, 1000 बलात्कारी ये वही बता राष्ट्रीय सकता हूँ, लोकदल है, 1000 झूठे वादे जो बता दो- सकता हूँ। ये आप वही- सोच समझ के बोलना। मोदी जी भी यहाँ पे आते हैं, चौधरी चरण सिंह को सलाम करते हैं। हम भी जिस चौधरी पार्क में आप चरण- बैठे हो हम भी वो चौधरी चरण सिंह का हम भी पार्क है, चौधरी चरण जिस सिंह यूनिवर्सिटी जी में आप पढ़ते हो हम- वो चौधरी चरण सिंह की यूनिवर्सिटी चौधरी साहब, है। इसलिए सुन तो जो भी लीजिए, बोले जवाब वो तो सुन सोच के लीजिए। समझ के बोलना। भैया, हम भी चौधरी चरण सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनको ही पूजा करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं। और जयंत चौधरी? जैन चौधरी कितने उनके चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं, ये लोग ये विचार करें, जैन चौधरी जी विचार करें। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, ये एक वही सेकंड। लोग हैं जो 2009 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हैं और वो सीटें जीतने के बाद में 7 सीटें ये लोग जीते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। 7 नहीं 5 थी। 5 सीटें जीते थे और जीतने के साथ में ही ये लोग कांग्रेस से पैठ लड़े भाजपा के साथ, 5 सीटें जीते भाजपा के साथ और सरकार बना ली कांग्रेस के साथ। बताइए भाई साहब। यही राष्ट्रीय सौरभ लोकदल- जी, सौरभ जी, ये कौन सी नीति है? सौरभ जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, राजनीति में समीकरण कोई चीज होती है। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको महबूबा मुफ्ती में आतंकवादी दिखाई देता था, फिर आपने उसके साथ सरकार कैसे बनाई? चुनाव हमारे जब साथ लड़े, ये देखिए, चुनाव लड़े हमारे साथ। अच्छा नहीं, एक एक सेकंड, मिनट, कांग्रेस के साथ- आपको मैं सारे हिंदुस्तान में अरे, घुमाऊंगा एक- सौरभ जी। एक- महाराष्ट्र में अरे, हमको आपको तो शिवसेना सवाल के पूछने पुजारी दीजिए। होते थे, शिवसेना की अरे, उंगली हम पकड़ तो- के आपने चलना भाई साहब, सीखा। चौधरी साहब, मैं चौधरी चरण सिंह की बहुत इज्जत करता हूं, मैं बोल लूं? भाई साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने उनसे कहा कि 2009 में आप भाजपा के साथ लोकसभा का चुनाव लड़े, 5 सांसद जीते, जयंत चौधरी भी पहली बार लोकसभा के सांसद बन गए, लेकिन यूपीए के साथ चले गए, है ना? चौधरी अजीत सिंह मंत्री बन गए। उन्होंने पलट के कह दिया कि आप भी जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ चुनाव लड़े थे। पूरे हिंदुस्तान में घुमा दूंगा जी, अरे पूरे हमको में। पूछने तो दो भैया। तो उन्होंने वॉट अबाउटरी करके आपके ऊपर गेंद पाला फेंक दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ना आप धुले हो ना हम धुले हैं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अगर
महबूबा मुफ्ती से पार्टी को समझौता करना ठीक लगा तो पार्टी ने समझौता किया। फिर वो चला क्यों नहीं समझौता? अब ये तो देखिए क्या है कि समझौता नहीं चला। समझौते, बहुत सारे समझौते कहाँ चलते हैं, सभी समझौते कहाँ चल पाते हैं राजनीति में। यही बात वो भी कह सकते हैं फिर तो 2009 के ये लिए। लड़े हमारे साथ थे, उसको 5 दिन भी नहीं बीते थे, नहीं, चुनाव 5 के दिन। परिणाम आए। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई के साथ आप लोकसभा लड़े, जब विधानसभा का टाइम आया क्यों आप हजका को छोड़ के भाग गए? अब देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले बुआ और बबुआ भी एक साथ चुनाव लड़े, तो ये तो अलायंस तो राजनीतिक अच्छा पार्टी जी, के चलते रहते हैं। चलिए देखिए अब गेंद अच्छा है, 1-on-1 थोड़ा चल रहा था रालोद और भाजपा में, थोड़ा सपा बसपा भी आए, कांग्रेस का भी नंबर आएगा। तो ये कह रहे हैं कि बुआ और बबुआ, हाँ यही शब्द थे ना आपके, ये भी एक साथ लड़े। हमको बड़ा अच्छा लगा। अभी थोड़ी देर पहले नेहा जी ब्रह्मजीत जी से कुछ पूछ भी रही थी, तो हमने कहा वहां गठबंधन ना चला हो पर यहाँ तो सहयोग हो रहा है। क्या पूछ रही थी बहन जी? अच्छा, कुछ और बात। तो क्यों नहीं चला आप लोगों का गठबंधन? इन लोगों ने तो लड़ लिया आपस में गठबंधन पे, आप लोग भी बता दो। इन्होंने भी तो जवाब दिया कि गठबंधन टूट जाते हैं, ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। वजह क्या रही? वही वजह है जैसे इन्होंने कहा कि गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलते, नहीं चली बुआ जी से, कोई नहीं, दोबारा हो सकता है गठबंधन? ना दोबारा नहीं होगा। मना बहुजन कर- समाज पार्टी 2022 में अकेले चुनाव लड़ेगी। 19 में सपा के साथ लड़ी थी, फिर गठबंधन क्यों टूट गया? गठबंधन इसलिए टूट गया है क्योंकि जब लोकसभा का 2019 में चुनाव हुआ था तो जो हमारे दलित लोग के वर्ग थे, जो हमारी दलित वोट थी, जो बहुजन समाज पार्टी के पास हमेशा रहती है, तो हमारे बसपा लोगों के ने पास सिर्फ दलित वोट नहीं रहता है? नहीं बसपा के पास, बसपा बहुजन समाज पार्टी सर्वजन निताय, सर्वजन सुखाय के साथ काम करती है और सर्व समाज को लेकर साथ काम करती है। जिन क्षेत्रों में हमारे दलित वोटें थी, उस क्षेत्र में जहाँ इनके प्रत्याशी चुनाव लड़े, इन लोगों ने हमें वोट नहीं दी, हमने इन्हें वोट दी। हमारी वोट भी आपके पास नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप लोग हमें यदि- लेकर यदि- हमसे गठबंधन कर 10 सीटें जीत गए, इससे ज्यादा और क्या लोगे बताइए? कैसे जीते फिर? तो मजबूत तो हम हुए ना। वोट तो मिली ना, वोट तो मिली तभी तो जीते। अगर जो आपके कार्यकर्ता वोट आपकी मिली वोट तभी तो हमें जीते। वोट दे, आपके वोट कार्यकर्ता मिली तभी आप तो हमें जीते वोट हैं दे ना। देते तो आज हमारे सौरभ जी, हम अगर वोट ना बहुजन मिली समाज तो पार्टी जीती के और कहाँ? सपा के 50 सांसद निश्चित तौर पर जीतते। ब्रह्मजीत जी, उनका सवाल ये है कि जब 2014 में आप अकेले लड़े थे तब 0 पर थे, आप 10 वो पर आ 5 गए पे हैं। थे। वो कह रहे हैं आपने हमारे साथ गठबंधन किया, आप 0 से 10 पे पहुंच गए, हम 5 के 5 पे तो रह वोट गए। मिली ना फिर? नहीं, नहीं मिली, फिर जीते कहाँ से? आपकी वोट हमें नहीं मिली, हमने आपको वोट दी है। इसी वजह से आपके इसलिए 5 हम सांसद 0 पर आ गए। इसी इसीलिए वजह हम से लोग 0 पे आए। आपके इसी वजह से आपके 5 सांसद बन गए। अगर जो यदि आप अकेले लड़ते तो आप 0 पर होते और हमारे 50 सांसद निश्चित तौर पर आप बनते। ये भूल गए आपकी हैं वजह से कि हमारी आप वोट 10 पर खराब आ हो गए गई है। हैं और अभी जो आने वाला टाइम है 10 से 0 भी नहीं है, 0 भी नहीं बचेगा। बहुजन समाज पार्टी कहाँ पीछे है? मेरठ में मेयर का चुनाव हुआ, 28 सभासद बहुजन आपकी समाज मेयर तो पार्टी के समाजवादी बने। पार्टी की है। मेयर तो समाजवादी पार्टी की है। मैं तो मेरठ के वो ये तो आपने जबरदस्ती क्या हम पहला खींच कर पुछड़ा लेकर के गए योगेश हैं? वर्मा क्यों को। हम खींच कर लेकर गए हैं क्या नहीं, किसी आप को? खींच के लेके गए हो। आपके विधायक सांसद मंत्री खुद आ रहे हैं भाई, मेयर बीजेपी का खुद आ रही है। हमारे हमने सभी लोग- 2019 में हमारी मेयर बनी। अच्छा, ये 2019 सपा में बसपा बहुजन वाले समाज- आपस में- एक सेकंड, सपा बसपा वाले आपस में लड़ रहे हैं, भाजपा नहीं कांग्रेस वाले कह रहे नहीं, हैं तुम इनका खेल लो कहना आपस। है मेयर आपकी थी पर मेयर तो अब हमारी है। तो मेयर किसने बनाई? मेयर बहुजन समाज पार्टी के वोटर ने बनाई, गठबंधन ने मेयर नहीं बनाई। आ गई अकेले ना, बहुजन आ समाज गई क्या? पार्टी अपने ऐसी- बलबूते पर अच्छा, लड़ी चलिए। और मेयर बनाई। ऐसी क्या 28 दिक्कत सभासद हुई? जीते, ऐसी क्या 28 दिक्कत सभासद हुई? जीते। उसके बाद 28 सभासद जीतने के ऐसी बाद क्या दिक्कत हुई कि आपके सारे सांसद, विधायक, इसके मंत्री बाद सभी जिला लोग छूट उठ के आ रहे इसके हैं? बाद जिला ब्रह्मजीत जी, पंचायत सदस्य का ब्रह्मजीत चुनाव जी, हुआ। एक सेकंड। जिला पंचायत सर, सदस्य सर, सबसे सर। ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के बने। सर, 9 सदस्य हमारे सवाल तो जीते। सुन लीजिए। ये आपने जिला पंचायत का जिक्र किया, बसपा ने जिला पंचायत चुनाव में ऑफिशियली पार्टिसिपेट नहीं किया था। खुद आपकी पार्टी सुप्रीमो मायावती जी का ये स्टेटमेंट है। जिला अध्यक्ष के चुनाव में आपके जो मेंबर हैं वो अलग अलग गए। नेहा ये सवाल पूछ रही हैं कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो बसपा के विधायक एक एक करके बसपा छोड़ के सपा में शामिल क्यों हो रहे हैं? सपा के विधायक भी आ रहे हैं हमारे पास।
उदाहरण हमने तो दीजिए। नहीं सुना एक भी। सपा एक के बता विधायक दो। आ रहे हैं हमारे पास। बताइए, नाम बताइए। नाम बताइए। सपा के पूर्व विधायक आ रहे हैं पूर्व हमारे पास। विधायक नहीं मैं मौजूद बता रही है। पूर्व विधायक आपके योगेश शर्मा जी, संपर्क- सुनीता वर्मा मेयर, बहुत सारे और भी, शाहिद अखलाक जी, काफी लोग हैं। आप बताइए, और आने वालों के और नाम भी, और हमारे जो साथी बैठे हैं वो भी बताएंगे। देखिए, अभी पूरी तरीके से शाहिद अखलाक जी ने पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। उनका कोई पुराना फोटो वायरल कर दिया गया था। पुराना हमारे फोटो? उनसे पुराना फोटो वायरल कर दिया गया था। साहब आप तो सबसे ज्यादा शाहिद न्यूज़ अखलाक रखते जी हैं, तो ने आप भी ही को पूरी पता तरीके होगा। से पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। और योगेश वर्मा अच्छा, जी एक भी बात हमारे बताओ, एक संपर्क बात में बताओ, है। एक सेकंड। योगेश वर्मा जी भी हमारे संपर्क में है। हस्तिनापुर से हम जूनियर योगेश वर्मा जी को चुनाव लड़ाएंगे। ले बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी योगेश वर्मा जी, धन्यवाद। बहुत जल्दी योगेश वर्मा जी जो है सब लाइए, समाजवादी लाइए। पार्टी को अलविदा कहते हैं। लाइए। अच्छा एक बात बताओ, कितनों को अलविदा एक सेकंड, कहलवाओगे? नेहा जी एकदम से गुस्से में राज की बात बोल दी कि सच में बोल रही थी इस मंच पे? एकदम तुम इतना मायावती जी धक्का सर, देंगी सबको बार मैडम, बार, मैडम, फिर मैडम। पैसों की दीवानगी करेंगी, और फिर आप ये कहेंगे अच्छा, कि नेहा योगेश जी। शर्मा जी आ रहे हैं। एक सेकंड। अब हो गया आपस में। अब मैं पूछ लूं, आपने कहा मायावती जी क्या पैसों की दीवानगी? इधर माइक पे बोलिए। क्या बहुत सारा चंदा देना पड़ता है, सुना है सर। बसपा में हाँ। कब से शुरू हुआ ये चंदा देने का ये चलन? चंदा तो इनकी जब पैदाइशी है शायद, जब से ही चल रहा है। जब से चल रहा है। टिकट के लिए भी देना। मतलब जब आपने 2019 में गठबंधन किया था तो आपको पता थी ये बात? मैं भी शायद सभी को पता है। तो फिर गठबंधन क्यों किया था? गठबंधन जरूरी था उस टाइम, क्यों? चुनाव था 2000, क्योंकि भाजपा को कैसे रोके, इसलिए भाजपा जरूरी को था रोकने के गठबंधन। लिए। फिर सवाल ये पूछा जाएगा ना कि 19 में जब आपको जरूरत थी तो आपको वो बुराई नहीं लग रही थी। अब आप अलग हैं तो आप उसको बुराई वो की तो तरफ। सभी में है, सभी को सभी की बुराइयां नजर आती हैं। सभी को सभी की बुराई। एक दूसरे की सपा में भी बुराइयां कुछ बुराइयां हैं। नहीं, सपा में क्यों बुराइयां होंगी? कुछ भी नहीं है। ब्रह्मजीत जी जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो समाजवादी पार्टी में क्यों नेहा- बुराइयां होंगी? नेहा जी कह रही हैं बहुजन समाज पार्टी पैसे लेती है। बहुजन समाज मैं नहीं पार्टी- कह रही, आपके बहुजन कार्यकर्ता समाज आपके पार्टी विधायक मंत्री की कहते हैं। जवाब सुनिए जी। बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्लिप मात्र 50 रुपए की है। और 50 रुपए को इतनी बड़ी जो है जितना नेहा जी कह रही है, पैसे लेती हैं। 50 रुपए में हमारे यहाँ सदस्य बनते हैं। और वो वाली कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक कार्यकर्ता हमारे बूथ लेवल पे हो, चाहे सेक्टर लेवल पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, एक एक कार्यकर्ता हमारे थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा कर कर हमारी पार्टी, इनकी पार्टी तो क्षेत्रीय पार्टी है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। हमारी पार्टी यहाँ से, हमारी पार्टी चंदा उगा के बाहर भी चुनाव लड़ती है। बाहर भी हमारा जो है कार्यालय बने हुए हैं, उनका खर्चा कहाँ से आएगा? कार्यकर्ता तो इकट्ठे करते हैं। हमारे पास हाँ, धन्ना सेठ चंदा तो ले है लो नहीं, मोटा मोटा। हमारे पास मुकेश अंबानी तो है नहीं, हमारे पास अडानी तो है सपा नहीं, के पास भी मुकेश अंबानी नहीं है, साइड में बैठे हैं भाई साहब। हमारे अच्छा, पास एक मुकेश सेकंड। अंबानी है नहीं। क्या अनिल अंबानी तो थे ना? राज्यसभा भेजा था आप लोगों ने। बिल्कुल, अंबानी जी तो इन्हीं के पास हैं सभी। अनिल अंबानी राज्यसभा गए थे समाजवादी पार्टी के सहयोग से। मैं 2016 में आई हूँ, आप 16 में आई, पार्टी थोड़ी 16 में आई है। पार्टी के तो सब मुझे सवाल उस हैं। बारे में नहीं पता है। हाँ तो ये कहिए नहीं पता, पर आप इल्जाम लगा अंबानी रही। जी की साठगांठ इन लोग के साथ में, हमारे साथ में नहीं है। दोनों भाइयों की, क्योंकि एक को आपने राज्यसभा भेजा था। आपके पास आते हैं रेहान उद्दीन जी। इन्होंने तो अपना आपस में एक छोटा सा साइड मैच खेल लिया। चौधरी साहब कह रहे हैं कम भक्तों, बेरठ में बैठे हो, रालोद को ज्यादा वजन दो, सपा को कम दो। हैं? बात तो एक ही है। अच्छा जी, अभी कुछ पक्का नहीं है। पक्का नहीं है। अभी 50 सीट मांगेंगे रालोद और इनका झगड़ा हो जाएगा, गठबंधन खत्म। गठबंधन कोई फाइनल नहीं है। सपा के साथ किसी का कोई गठबंधन अभी फाइनल नहीं है। छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी आप जिनका सपा कोई में हो? वजूद नहीं है। समाजवादी पार्टी को इतना डर लग रहा है बसपा के लिए 2022 बोलो, में। आप अच्छा, बसपा चलिए, के लिए समाजवादी समाजवादी पहले पार्टी भी को डर इतना नहीं था, अब भी डर इतना नहीं डर है। लग रहा है। छोटे छोटे दलों के साथ, देखो भाई साहब, छोटे ब्रह्मजीत छोटे जी। दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वे सोच रहे हैं एक विधायक ऐसा है बन ना के। भाई, और थोड़ा निश्चित चलना तौर पर पड़ता कह है। रहा हूँ, सबका निश्चित साथ, तौर पर सबका कह रहा हूँ, विकास। 20 विधायक जो है गठबंधन के बाद भी समाजवादी पार्टी का नहीं बनने वाला। हो गया? निश्चित तौर पर कह रहा हूँ 2022 में उत्तर प्रदेश में फुल बहुमत की अरे भैया, बहुजन तो- समाज पार्टी की सरकार आ रही है। और बहन कुमारी मायावती जी जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बहन कुमारी मायावती जी की थी, जिसने अपने सांसद को कोई सी भी पार्टी बता दे, सारे जिसने अपने सांसद सांसद विधायक को टूट-टूट अपने कर आ निवास गए। पर बुलाकर, जिनने अपने सांसद को निवास पर बुलाकर गिरफ्तार करा दिया, कोई सी एक पार्टी का नाम बता दो। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने गिरफ्तार कराया अच्छे अच्छे गुंडों को, माफिया
जो हमारे यहाँ बदन सिंह बद्दो अच्छा, मैंने तो सुना है कि आप- जिन्होंने उसे जेल अच्छा, जेल अच्छा, पहुंचाने अच्छा। का काम किया। सौरभ जी, एक सर, बात सुनाई दी भाई थी, कभी साहब, समझ में आया कि बैंक ने एक वर्जन सेकंड। दिया था कि नेहा आप जी, लोग नेहा जी, एक बीजेपी से सेकंड। वो कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। मैं ये आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर आप लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे मैं उनको बोलूंगा वो आपका माइक ऑफ कर देंगे, ठीक है? और ये जो आप लोग इतने विनम्र थे शुरू में, अपनी उस विनम्रता को वापस से जगाइए। इस मंच के बाद भी नेतागिरी है। और ये देखो कांग्रेस के भाई साहब हैं, इतना अच्छा कुर्ता पैजामा सदरी पहन के आए हैं, मुस्कुरा रहे हैं और धैर्य रखें। और आपके सुनिए, 96 में आपके साथ थे, 17 में आपके साथ थे। अरे पुराने ताल्लुकातों का ही ख्याल करके उनको बोल लेने दो। सर कांग्रेस तो धैर्य रखेगी। हैं? 2-4 विधायक जीतने हैं, हर बार 2-4 ही जीतते हैं। ये तो समय कांग्रेस तो बताएगा। धैर्य रखेगी। कांग्रेस का तो अरे बोल लेने तो फिर देखो, आज ही प्रियंका गांधी गई है मायावती जी के पास मिलने और आप बोलने भी नहीं दे रहे। बोल लेने दीजिए, बोलना है जी। सैयद रिहानुद्दीन जी, सपा बसपा ने अपना आपस में मिनी मैच खेल लिया। रालोद वाले कह रहे हैं अपना तो टेम्पो हाई है, इनको लग रहा है भाजपा वालों ने कह दिया कि हमारा। कांग्रेस कहां खड़ी है इन सब के बीच में? देखिए, इन पार्टियों के बारे में आपका क्या ख्याल है, पहले ये बताइए। ये सुनिए, अगर किसी ने 2 साल के अंदर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाई है वो कांग्रेस ने निभाई जी। है। चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा हो, कि जब मेरठ के अंदर सीए एनआरसी के मुद्दे पर फायरिंग हुई तो सबसे पहले और कोई नेता नहीं आया था, श्रीमती प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिली। हाथरस कांड रहा हो, चाहे उन्नाव कांड रहा हो, चाहे लखीमपुर कांड रहा हो, कोई भी बड़ा कांड हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर या कहीं भी प्रियंका जी को, कांग्रेस को ये लगा कि कहीं पर उत्पीड़न हो रहा है या कोई पीड़ित हो रहा है, तो सबसे पहले खड़े होने का काम कांग्रेस ने किया। और अब वो आप पुरानी कांग्रेस ना मान के चलिएगा, जब से प्रियंका जी आई हैं, ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन मजबूती से खड़ा हो गया है। और आप इस बार अभी चुनाव में समय है, चुनाव होने दीजिए और चुनाव परिणाम आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा और जनता को पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। बताइए भाई, उनका ये कहना है, पहले आपसे पूछ लेता हूं ब्रह्मजीत जी। रिहान भाई समाजवादी पार्टी में ही थे, अभी पूछिए कितने दिन सदस्य रहे हुए हैं जो इतना बड़ा आंकड़ा बताए हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने हाथरस वाले केस में भूमिका नहीं निभाई? सबसे पहले भूमिका निभाई थी। नहीं, सवाल उसके पहले आप भूल गई। आप सपा में कब तक थे भाई साहब? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। अरे पूछने दीजिए। हाँ, अभी तक थे 1 महीना पहले तक। ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया कि जो असल मुद्दे हैं, जो असल यूपी के मुद्दे हैं, वहाँ पर सपा चुप्पी साधे हुए है। ये वो आपको उनको- पिछले महीने पता चला? ये नहीं, ये तो काफी पहले से था। 120 सीट की जगह 25 सीट दे रहे थे, इसलिए खत्म हो गया। नहीं, प्रियंका जी कह चुकी हैं कि वो अकेले, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, उसे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। अरे प्रियंका जी को छोड़िए, बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपने सपा क्यों छोड़ी ये बताइए। ऐसा है क्योंकि जहां, सरधना से टिकट मांग रहे हैं? देखिए सुनिए, कांग्रेस सरधना से टिकट मांग रहे हैं आप? सरधना मेरठ की एक सीट है। हाँ, जी टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांग रहे हैं। सपा में नहीं मिल रहा था, अतुल गर्ग का टिकट नहीं कट रहा था, इसलिए कांग्रेस ये बात में- नहीं थी। सुनिए, ये रीजन नहीं था। कोई अतुल प्रधान, व्यक्ति, अतुल गर्ग तो गाजियाबाद में। ऐसा सुनिए, कोई व्यक्तिगत रीजन नहीं था। एक तो कांग्रेस हमारी पुरानी पार्टी रही है। तो फिर सपा में क्यों गए थे? अब जब से सुनिए, सपा में बहुत अहम भूमिका निभाई बोलने है। दीजिए, कुछ आप परिस्थिति- सबकी जगह बोलेगी, कमाल है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कैसी समय थी? की कि जो जब आंख खोल के देखी तो कुछ परिस्थितियां इस तरह की थी, सपा में जाना जरा पड़ा। बताइए भाई लेकिन साहब। पुरानी पार्टी कांग्रेस ही रही है। अरे पहले परिस्थितियां तो बताओ गुरु, अरे थी कुछ परिस्थितियां। क्या थी बताओ, पब्लिक है जानना चाहती है। देखिए, हमको लगता था कि अखिलेश जी का नेतृत्व ही फाइनल सोल्यूशन है यूपी के लिए। फाइनल सॉल्यूशन? हाँ, फाइनल सॉल्यूशन है। लेकिन जो दिखता था ऐसा नहीं हुआ। खासकर किस बिंदु पर निराश हो गए आप? मैं अखिलेश जो जी से? बता रहा हूँ, खासकर मैं कहूंगा और मैं इतने लोगों में भी कहता हूँ, मुझे कोई चोरी की बात नहीं है, खासकर माइनॉरिटीज के इशू के ऊपर सबसे ज्यादा 2014 में, 17 में और 19 में, जब अखिलेश जी को सभी जाति समाज की और कहीं से सब लोग छोड़ के चले गए थे, तो माइनॉरिटीज ने उनका डट के साथ दिया था और कहीं नहीं गए थे। जो वोट शेयर था वो उनका था। लेकिन जो सम्मान, जो स्टेटस उन लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला।
और कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया कम्युनिटी को। इसमें कोई चोरी की बात नहीं है। और खासकर आजम साहब के मुद्दे पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मुद्दा एक ऐसा था कि प्रियंका जी का, मैं इस चीज़ से उनसे प्रेरित हुआ कि वो हाथरस जा रही थी और एक कार्यकर्ता को पुलिस वाले ने डंडा उठाया, तो प्रियंका जी अपनी गाड़ी से निकल के आ गई और अखिलेश जी को 2 साल से बीजेपी की सरकार ने जेल में डाल दिया। उनकी बैरकें का खंगलवाली गई। अखिलेश जी को जेल में डाल दिया? सॉरी, आजम साहब को जेल में डाल दिया गया। और अखिलेश जी इतने सक्षम भी नहीं थे कि एक प्रदर्शन कर देते पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों नहीं कर सके वो? जो आपका पिलर है, संस्थापक सदस्य हैं, उनके लिए आप खड़े नहीं हो सकते? जी, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? आजम बिल्कुल खान के कहना मुद्दे पर चाहूंगी। आपको घेर रहे हैं। जितना हो सकता था अखिलेश जी ने उतनी आजम खान जी के लिए आवाज उठाई। लगातार धरना प्रदर्शन हुए और कोई सभी प्रदर्शन साथी नहीं हुआ। लोग बहुत प्रदर्शन हुए। स्पेसिफिकली उनके लिए कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। स्पेशली अभी हम लोगों ने गिरफ्तारी दी है। वो उनके लिए नहीं थी, वो उनके लिए नहीं थी। 10 पॉइंट अच्छा, आजम खान की गिरफ्तारी के मुद्दे पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस ने कई बार आप तो 1 महीना पहले यही अरे थे। भाई, सवाल पूछने दीजिए। आजम खान की गिरफ्तारी के मुद्दे पर कांग्रेस का क्या कांग्रेस तो स्टैंड? हमेशा से कहती आ रही है। कांग्रेस के नेता उनके घर भी गए थे उनके परिवार से मिलने के लिए। स्टैंड क्या है कांग्रेस का? कांग्रेस का स्टैंड आजम साहब के लिए नहीं, हर पीड़ित के लिए। आजम खान के लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कि उनके साथ उत्पीड़न हुआ, कांग्रेस कहती है उत्पीड़न इस हुआ। बात को। कांग्रेस ये भी जो- कहती है इस अच्छा बात जी। को, उत्पीड़न हुआ है उनके साथ। आजम खान के बेटे के फर्जी जो 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनके आधार पर 2 पैन कार्ड बने, पासपोर्ट में 2 तिथियां हैं, जिसके आधार पर उनके बेटे का इलेक्शन रद्द हुआ है, क्या कांग्रेस ये कह रही है कि आजम खान उस मामले में निर्दोष हैं? नहीं, सुनिए मेरी बात। सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, 100 से अधिक मुकदमे हैं। हाँ। बताइए आप, कहीं बकरी चोरी हुई है, कहीं किताब चोरी हुई है, कहीं मुर्गी चोरी हुई है, कहीं लाइब्रेरी से रजा लाइब्रेरी से किताब चोरी हुई है? आप बताइए। ये फर्जी बताइए। नहीं है तो और क्या है? बताइए। जमीनें कब्जाई हैं, वो तो सच है। कोई जमीन नहीं कब्जाई गई। जमीन के बैनामे के कागज हैं, जो लोगों ने सेल आउट की हैं, उनके बैनामे के कागजात हैं और वो हैं। वो आप और हम तय नहीं करेंगे, वो कोर्ट तय करेगा। सुनिए, वो तो सबको पता है कहां से उत्पीड़न हो रहा है, सारी चीज का पता अच्छा, है। एक बात बताइए, ये गलत करोगे और फिर कोर्ट सजा देगा तो वो उत्पीड़न नहीं गिना जाएगा भैया। हत्या प्रदेश है इस टाइम उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश को अब उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप ये देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप देखिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, एक लॉ सेकंड, एंड ऑर्डर मैं की जवाब बात बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, मेरी और सुनो पहले। समाजवादी पार्टी करेगी। लेट मी स्पीक। आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लिए कभी नाजी जर्मनी में या इटली के जब मुसोलिनी का राज था, इटली में हुआ करती थी कि दिन दहाड़े लखीमपुर में प्रदर्शन करने के जो लोग खड़े थे, मंत्री जी के लड़के आए और गाड़ी चला के ऊपर से बताइए। उतर गए। और वो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है? लॉ एंड ऑर्डर कहां से रहा? बताइए। मैं बता दूं, अगर एक मंत्री की समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में एक भैंस भी चोरी हो जाती थी तो उसे ढूंढने के लिए पूरा प्रशासन लगा दिया जाता था। लेकिन आप ये तो बता दीजिए, मैं जो बता रहा अजय हूं मिश्रा भैया, उसी टेनी पे- के उसी पे बेटे पे, घूम के हाँ आ रहा हूं। जी, अगर किसी मंत्री के बेटे ने वहां पे उससे अपराध हुआ है तो वो जेल में है और उस पर अगर वो जेल में है सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस 302 के सभी आरोपियों के साथ इतनी ही नरमी से पेश आती है? आ रहे होंगे, आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई दोषी है तो वो जेल में है और उस पर आरोप अगर साबित होते हैं तो उस पर कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। वो तो अभी कोर्ट मंत्री करेगा। ने इस्तीफा भी नहीं दिया है शायद। जब तक इस्तीफा भी नहीं हुआ है। जब तक कह कोर्ट रहे हैं इस्तीफा नहीं दिया मंत्री ने। इतनी उस पर बड़ी आरोप- दुर्घटना घट गई और इस्तीफा भी नहीं दिया। बच्चे ने आदमी तो मार दिया, दिन दहाड़े। लोग वीडियोस वायरल हुई हुई हैं कि जीप चढ़ा रहे हैं और मंत्री ने इस्तीफा भी वो नहीं जेल दिया। में है ना, एक सेकंड वो जेल में है ना। अरे एक सेकंड, अभी अरे नेताजी, मामला आपको कोर्ट आपका में नेता बैठा है विचाराधीन ना, है ना। उसको सफाई देनी चाहिए। हाँ, अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन कोर्ट में विचाराधीन है। है। विचाराधीन विचाराधीन ही वो रहता है जेल में है। सरकार में। जैसी उस पे ये नेहा जी बड़ी गुस्सा है, कह रही विचाराधीन ही रह जाए। विचाराधीन ही रहती है हर चीज। नेहा जी शायद ये भूल भाई साहब, गई मैंने है। तो देखा है ना बहन बेटियों के साथ में हाथरस बहन का कांड बेटियों सब की चीज बात देखी है। नेहा जी कर रही है। हाँ। समाजवादी पार्टी बहन बेटियों की मान सम्मान क्यों की नहीं करेगी बहन बेटियों देखिए। की बात? आप लोग करेंगे वे? उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां थी, बलात्कार करने वाले बहन बेटियों की बात कर रहे हैं। बलात्कार, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, ऐसे नहीं। एक सेकंड। हमको पता है कि मेरठ की धमनियों और शिराओं में बहुत ही क्रांतिकारी रक्त बह रहा है, पर आज 10 मई नहीं है, ठीक है? महिला- एक सेकंड, ये एक सेकंड।
आप लोगों को क्या ये लग रहा है कि जो आपकी पार्टी का नुमाइंदा यहाँ बैठा है वो सक्षम नहीं है ना? अरे भाई साहब ये ऐसे, अगर आप मैंने शुरुआत में कहा था अगर ऑडियंस आपस में लड़ेगी मैं बंद कर देता हूं प्रोग्राम। आप लोग लड़ लो आपस में, बंद कर दें। आप लोग शांत रहेंगे तो थोड़ी देर और पूछ लेंगे, वरना लड़ लो आपस में, निपट लो। हैं? पुलिस लाइन भी पासी में, उन लोगों को भी थोड़ा काम मिल जाएगा। कमाल है यार। थोड़ा भैया आप लोग के समर्थक हैं, उनसे कह दीजिए थोड़ा शांति रखें। हम लोग के शांत हैं सभी लोग। अच्छा, आपके इधर बैठे? सारे शांत हैं, सभी लोग शांत। अच्छा, ये सपा वाले हैं कि रालोद हमारे वाले भी हैं? शांत है। सारे मिक्स है सभी। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। यही स्थिति है 2014 के बाद से, सब मिक्स है, पता नहीं कौन कब किसके साथ है, किसकी क्या स्थिति है, यही स्थिति है। अच्छा ठीक है, ये देखिए कू ऐप पर इस मेरठ के लल्लन टॉप अड्डे को लेकर 3 सवाल पूछे हैं दर्शकों ने। इस पर मैं आप विद्वान, जोश से भरे, हौसले से भरे, ईमानदार, चलो सोच रहे किसकी बात कर रहे हैं, नेताओं से जवाब जानना चाहता हूं। कू ऐप पर अंजू ने यह सवाल पूछा है, मेरठ को भारत का खेल नगर कहते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती, ऐसा क्यों? आप लोगों में से कोई बोलना चाहेगा इस पे? सरकार वाले बैठे हैं, उनसे क्वेश्चन कीजिए। आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया था? हमारी सरकार में तो स्पोर्ट्स स्टेडियम था ही। आपकी सरकार के दौरान मेरठ में स्पोर्ट्स स्टेडियम बना? स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वो फिर खत्म हो गया, अब हमारी सरकार दोबारा बनाई। तुम्हारी सरकार में ही तो हुआ है, फीता काट काट कर अब जी, इनका है। बसपा के शासनकाल अखिलेश जी में ने मेरठ में स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्टेडियम फैसिलिटी के लिए क्या हुआ था? अरे सुन, दरअसल सर मैं 2012 के बाद मैंने पार्टी ज्वाइन करी है। ये अच्छा चल रहा है इन लोगों का। हाँ। उनको अनिल अंबानी पे टोको तो बोलती है 16 में, उनको कांग्रेस पे टोको तो पब्लिक कहती है पिछले ही महीने आए। नहीं सौरभ जी, जबरदस्ती झूठ मैंने बोलने किसी का कोई जवाब- फायदा नहीं आपकी है। ईमानदारी को जबरदस्ती प्रणाम झूठ करता हूं। बोलने का कोई फायदा आपकी नहीं है। ईमानदारी को वो प्रणाम तो हमारी करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बैठे हैं जो इतना बढ़िया झूठ जनता के सामने बोल रहे हैं। अच्छा। वो तो यही काफी है। बताइए भाई। तो जनता तय करेगी कि झूठ बोल रहे कि सच बोल जनता रहे। तो तय कर रही ये है। बैठे ना सामने लोग, ये तय करेंगे। मेरठ को भारत का खेल नगर कहते हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती, क्यों? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले मेरठ में थे और पैरा ओलंपिक में जीत के आए 19 हमारे पदक विजेताओं को सम्मानित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। लोगों ने ये पूछा है, जब ये सम्मान हुआ लखनऊ में, ओलंपियंस को बुलाया गया कि भैया पीआर एक्टिविटी हो रही है, मंच पर देश भर के ओलंपिक विजेताओं को बुलाया जा रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी नहीं है, बड़े महंगे आयोजन किए जा रहे हैं। यदि वाकई सरकार खेल को लेकर इतनी चिंतित थी तो गांव-गांव में आप स्टेडियम स्थापित करते, हरियाणा की खेल पॉलिसी से कुछ सीखते। अब जो जीत के आ गए हैं मेडल विजेता, चाहे वो असम के हों चाहे हरियाणा के, उनको बुला के सम्मानित कर रही है, ऐसा इल्जाम लगाया गया। सम्मानित करने से पहले भी हम लोगों ने चीयर फॉर इंडिया के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया और उसमें जब तक हम लोग पदक, हमारे जो खिलाड़ी थे वो पदक जीते नहीं थे, उनको प्रोत्साहन करने के लिए पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा- यूपी सरकार ने क्या किया है खेलों के प्रोत्साहन के लिए? अब यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, खेल को प्रोत्साहन करने का काम ही तो यूपी सरकार कर रही है। विरोधी कह रहे हैं कि 4.5 साल बाद चुनाव के समय सुध आई है इनको यूनिवर्सिटी के ऐलान की। तो सारा काम जो है विरोधी इन 4.5 साल में 5 साल की सरकार में लेना चाह रहे हैं क्या? इससे पहले इनकी सरकार रही है, 2017 से 12 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, 2012 से पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, उससे पहले फिर सपा की सरकार रही है, कांग्रेस का तो खैर मुझे पता नहीं कब रही है, लेकिन हमसे पहले जो सरकारें रही हैं। यार तुम बीजेपी के इस जोक पे भी हंस रहे हो, कांग्रेस वाले जोक पे। तुम कांग्रेस के नेता हो, तुम क्यों हंस रहे हो इस पे? क्यों? नहीं, हंस नहीं रहा, अरे उन्होंने कहा कांग्रेस की कब सरकार रही, तुम हंसने लगे। मैं तो मुस्तकिल हंस तुम रहा हूँ। भूल जाते हो क्या कि अब तुम सपा में नहीं कांग्रेस में हो? हाँ? ऐसी बात नहीं, फेस ही ऐसा है। ऐसा है। अच्छा, फेस मुस्कुराहट वाला फेस है। अच्छा देखो, सपा वाले पुराने साथी को भूले नहीं। क्या पता इनसे गठबंधन करना पड़ जा। बेफिक्र रहिए। ये तो हम ही हैं, जहाँ गड़ गए वहाँ गड़ गए। हाँ, गड़ गए। कोविड लेकर आएंगे कुएं और पर- गड़ जाएंगे, जाएगा नहीं। जब जब चुनाव आएंगे तब तक कोविड आएगा। इस बार उखड़ जाएंगे। कोविड भारतीय जनता पार्टी लाई है क्या? बिल्कुल।
इससे पहले तो कभी आया नहीं, किसी सरकार में आया था कभी किसी? एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, आया है? एक सेकंड। हाँ नेहा जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। आप क्या कह रही हैं? कोविड भाजपा लेके आई है? बिल्कुल, जब जब चुनाव आया तब तब आया। नहीं नहीं, बिहार का चुनाव आया, अभी प्रधानी का आया, जिला पंचायत तो आया। ये थोड़ा, अरे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। तो ये बीजेपी कैसे लेके आती है कोविड? चुनाव कैसे लाती है? इससे पहले और भी तो सरकारें, तब क्यों नहीं आए? बुखार तो अब भी हो रहा है, अब डेंगू है, लेकिन अभी 1 महीने बाद यही कोविड हो जाएगा। अच्छा आप एक अभी सेकंड, चुनाव एक आने सेकंड, दो। एक सेकंड। नहीं तो बीजेपी कोविड कैसे लेके आई इंडिया में, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बहनों भाइयों, हाँ बहनों भाइयों, देख रहे हैं मुझे? मैं पूछ रहा हूं कि एक सेकंड भाई, थोड़ा सा प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। मैं नेहा जी, समाजवादी पार्टी की नेता से ये बिल्कुल। जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भारत देश में कोविड नाम के वायरस को कैसे लेके आई? एक सेकंड। देखिए, जब जब चुनाव आया, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आया उस टाइम पर, बिहार में, तो उस टाइम कोविड आया। जब जब प्रचार होता है, जब जब चुनाव आते हैं, जब जब कोविड आता है। सौरभ जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो महाराष्ट्र में इतने जो केसेस बढ़े, फिर फेज 2 शुरू हुआ पेंडेमिक का, या अमेरिका में, इटली में तो भाजपा नहीं, वहां कोविड कैसे आ गया? वहां का मुझे नहीं पता, पर हमारे इतने यहाँ का तो हमें पता है। यहाँ ऐसा कैसे होता है कि अभी भी तो 1 महीने पहले, अभी अब मार्च में इतना ज्यादा कोविड था कि जब लाशें बहाई गई, सब कुछ हुआ, इतना भयानक वैसा था उस टाइम पर। लेकिन इस टाइम पर भी डेंगू चल रहा है, बुखार चल रहा है, बहुत वायरल चल रहा है, मलेरिया चल रहा है। ये इस टाइम पर इसे क्यों नहीं कोविड कहा जा रहा? इसे क्यों नहीं कोविड कहा जा रहा? हाँ, ये भी तो कोविड, उस टाइम तो हल्का सा बुखार होता तो कोविड हो जाता था इंसान को। एक सेकंड, आर यू सेइंग कि हर बुखार कोविड की वजह से होता है? तब तो सरकार यही कह रही थी ना, कोविड है। नहीं नहीं मैडम, डॉक्टर बताते हैं ना टेस्ट करके कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। सरकार, उत्तर चौधरी प्रदेश साहब, में सरकार की बात करो साहब, सरकार बीमारियां लेकर आती है। ये सरकार कोविड और कोरोना तो बीजेपी लेकर आई, मोदी जी लेकर आए। मोदी जी कोविड ले कोरोना कहां से लेके आए, ये और बता दीजिए। जहां से ईवीएम लेकर आए, वहीं से कोविड और कोरोना लेकर आए होंगे। ईवीएम लेके आए? ईवीएम कहां से लेके आते हैं ये लोग? कहीं से तो लाते हैं। अच्छा, और आप लोग रोक नहीं पाते हैं? तो फिर 2022 में कैसे रोकेंगे? रोकेंगे कैसे, मतलब 19 में नहीं ईवीएम रोक से पाए? तो इनकी फिर भी नहीं रोक पाएंगे, तभी तो इतनी अच्छी हंसी हंसते हैं ये लोग। अच्छा, चौधरी साहब आपको भी लगता है कि बीजेपी कोरोना लेके आई? क्योंकि बीजेपी पे ये इल्जाम तो मैंने बहुत सुने हैं कि कोविड के दौरान सरकार में रहते हुए उन्होंने मिसमैनेज किया, लेकिन ये इल्जाम मैं पहली बार सुन रहा हूं सपा की नेत्री से कि बीजेपी कोविड लेकर आई। चौधरी साहब, देखिए सौरभ जी, सबका अपना विचार रखने का तरीका है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से कोविड पीरियड में फेल रही है। मेरठ के मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनके किसी के घर में, किसी के रिश्तेदार, मेरे खुद के रिश्तेदारों ने कोरोना पीरियड में अपनी जान गंवाई। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को बेड नहीं मिला। और जिस तरीके से अभी बात हो रही थी शिक्षा की, जिस तरीके से बात हो रही थी महंगाई की, महंगाई का पहली बार जो फार्मूला है वो जनता के हाथ में आ चुका है। अभी 2022 के चुनाव से पहले आपने देखा 10 रुपये और 5 रुपये कम हुए, अभी कहीं और भी उपचुनाव हो सकता है, उसमें भी कम हो सकता है। 2022 में 5 प्रदेशों में चुनाव होने हैं। अगर जनता चाहेगी इन 5 चुनावों में निपटा दो बीजेपी को, ये महंगाई आधी हो जाएगी और उसके बाद अगला टारगेट 2024 को कर लेना। ये जहां से डीजल, पेट्रोल और गैस शुरू हुई थी, ये गैस वहीं आकर के टिक जाएगी। पूछ लेते हैं, तो ये फार्मूला बताइए भाई, पूरी तरीके से महंगाई आज पे आपके क्या हाथ कहना में है है। भाजपा का? मैं मानता हूं सौरभ भैया कि महंगाई बढ़ी है। अभी हम बहुत बड़ी वैश्विक महामारी से हम लोग निकल कर आए हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या का हमारा देश है। हमने फ्री टीकाकरण करने का काम किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश के लिए। भारत ने जब लोग मर चुके, जब भारत- कोविड के इंजेक्शन आए, उससे पहले वही इंजेक्शन ब्लैक उसके में लिए बिके। उसके लिए भी देश में जो हमारी, उससे पूर्व भी हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो कितनी लचर हुआ करती थी, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने देश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक काम किया है। देश में अस्पतालों की कमी थी, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नए अस्पतालों का निर्माण किया है, वेंटिलेटरों की संख्या बढ़ाई है और ये हमारे लिए उपलब्धि है कि हम लोग भाई साहब इतना एक सेकंड, वेंटिलेटर आए, अस्पतालों में भेजे गए, उनकी ट्रेनिंग नहीं दी गई। वेंटिलेटर की जब इस्तेमाल शुरू हुआ तो डिफॉल्ट निकला, वो खराब निकले वेंटिलेटर। बार बार आपको पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे थे। ग्राफ देखकर सरकार ने समय रहते तैयारियां नहीं की,
ये देश और दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा है, समय रहते नहीं चेते। देखिए, इतनी बड़ी महामारी ये फैलेगी इसकी तो किसी को भी अनुमान नहीं था। बहुत बड़ी जनसंख्या का हमारा देश भारतवर्ष बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है। जब ये महामारी फैली तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उसको, सरकार ने उसको मैनेज करने का काम भी किया। क्या मैनेज करने का काम किया? हाँ जी बताइए। बहुत अच्छा मैनेज करा था। जब कोविड भारत में आया था तो डोनाल्ड ट्रंप का करोड़ों लोगों का प्रोग्राम कराना अनिवार्य था। ऐसा क्या? डोनाल्ड ट्रंप का जब प्रोग्राम हुआ गुजरात में, डोनाल्ड ट्रंप का जब गुजरात में प्रोग्राम हुआ, इस महामारी में क्या भारतवर्ष ही एक अकेला ऐसा देश है जो इस महामारी में? यही रीजन था जो भाई साहब ने ये करा। यही मैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी को, भाई साहब एक मिनट, जब हमारे प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस वाले को बोलने नहीं इतनी चिंता थी कोविड की, इतनी चिंता थी, तो डोनाल्ड ट्रंप का लाखों करोड़ों खर्चा करके, अरबों खर्चा करके, अरबों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों का प्रोग्राम करने की क्या हो सकता थी? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के खर्चे में लगे रहिए। हाँ, यही रीजन जो ये भाई साहब बता खर्चे में लगे रहे। बीमारी चीन में हुई, चीन के बाद में विदेश में फैली। अंतर्राष्ट्रीय विमान उसी समय बंद कर देने चाहिए थे सरकार को। कौन सी किताब पढ़ के आए हैं आप? पढ़ के भी आए हैं, नहीं आए हैं? अरे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं किताब तो आप बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ के आए हैं? अरे एक सेकंड। हाँ भैया आप बोल लो। यही जो रीजन भाई साहब दे रहे हैं ये बिल्कुल वैलिड रीजन है। जब 2020 फरवरी के अंदर अहमदाबाद के अंदर अमेरिकन डेलीगेट्स आए थे और हजारों की तादाद में अमेरिकन डेलीगेट्स आए थे। ट्रम्प चल रहा था। हाँ, जब कोरोना की पावर होती है कि एक आदमी 200 आदमी तक कर सकता है, तो 2000 डेलीगेट उस टाइम यूरोपियन कंट्रीज में और वेस्टर्न वर्ल्ड में कोरोना वाइड स्प्रेड हो रहा था। उस टाइम इन्होंने इनवाइट किए और वो फैल गया। उसके बाद दूसरी वेव का बताता हूं मैं। दूसरी वेव में जब एक्सपर्ट्स ने मार्च के अंदर प्रिडिक्ट कर दिया था कि अप्रैल के अंदर सेकेंड वेव आने वाली है, तो सरकार ने जितने बड़े आयोजन थे, सरकार ने वहाँ केयरलेसनेस क्यों दिखाई? और जब ये आने वाली थी दूसरी लहर, तो गैस सिलेंडरों का या वेंटिलेटर्स का, गैस सिलेंडर नहीं सर, ऑक्सीजन सॉरी गैस सिलेंडर मत चलवाइए भाई। ओ सॉरी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो निकल गया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का वो क्यों नहीं किया? जब कोरोना अपने चरम पे था और उसकी वैक्सीन तैयार हो गई तो इन लोगों ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो किसी ने नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था। भाजपा की वैक्सीन है। सपा के नेता ने कहा था। पीछे जाके कमरों में वैक्सीनेशन प्रोसेस भी हल्का रहा। पीछे जाके कमरों में अपनी भाग खुलवा के वैक्सीन भी इन लोगों ने लगवाई। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा भाजपा की वैक्सीन है। हाँ कहा था। फिर क्या हुआ? हमने तो ना लगवाई। अखिलेश वैक्सीनेशन ड्राइव भी सही नहीं हुई है। अरे अखिलेश हमने नहीं लगवाई। वैक्सीनेशन ड्राइव भी सही नहीं हुई। वैक्सीनेशन ड्राइव भी इसलिए सही नहीं हुई कि अब जाकर ये लोग डाटा कह रहा है सरकार की 100 करोड़ से ऊपर लोग हो गए हैं। WHO ने भी जबकि भारत की प्रशंसा की है। एक करके बोलिए भाई। हाँ बोलिए। वैक्सीनेशन ड्राइव भी इसलिए सही नहीं हुई कि कहीं पे एक तो जहां भी बूथ पे लगती थी वहां भीड़ थी। एक और काम हुआ इसके अंदर कि इसके अंदर अगर जिसको उसका कोवैक्सीन का एक डोज लगता है तो दूसरा भी कोवैक्सीन का लगता है, कोविशील्ड का एक लगता है दूसरा भी। कहीं वो ये हुआ, कई अस्पतालों में ये सूचना मिली देखने के लिए कि कहीं पे कोविशील्ड था, दूसरा डोज को वैक्सीन का दे दिया गया। ठीक बात। ये आप कुछ कह रही थी, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? नहीं मैंने नहीं लगवाई। आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? मे आई नो? भाजपा की वैक्सीन है। एक सेकंड बताओ, उनको जवाब दीजिए। भाजपा की वैक्सीन। क्या आप वैक्सीन के विरोधी हैं? मैं वैक्सीन की विरोधी तो छोड़ो, मैं कोविड की ही विरोधी हूँ। मैं कोरोना नहीं मानती हूँ। मुझे तो लगता है इनकी लाया हुआ एक वो है जो बीमारी आई, जो इन लोगों का लाया हुआ एक डर आया। अभी आपने बोला डर, तो अभी मैं बोलूंगी डर इन्होंने जो फैलाया थी। अरे एक सेकंड, आप कह रही कोरोना कोई बीमारी नहीं है? मैं तो कह रही हूँ जी, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? अगर हम लोगों में इतना डर फैला दिया जाएगा किसी भी बुखार को लेके, तो लेकिन एक बात बताइए कि अगर कोविड बीमारी नहीं तो इस देश में, चीन में, इटली में, यूरोप में, अमेरिका में, भारत की बात करें तो भारत में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कोविड है और कोई कोविड नहीं है। इन लोग के दिमाग का आपके सहयोगी कह रहे हैं कि कोविड में मिसमैनेज हुआ। चौधरी जी एक सेकंड, अब थोड़ा सा ये बिल्कुल लास्ट फेज है, कट टू कट, पॉइंटेड सवाल, पॉइंटेड जवाब, और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? मेरा सवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि से है। सपा की आपकी सहयोगी ने कहा कि मैं नहीं मानती कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। सौरभ जी, इनका पर्सनल व्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कोरोना एक बहुत बड़ी समस्या है और न केवल हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और हमारी सरकार उसको मैनेज करने में
कहीं ना कहीं विफल हुई है। ये तो कह रहे हमें हैं कि जान कोरोना माल का बीमारी है, ज़्यादा आप कह रहे हैं नुकसान नहीं लेकिन उठाना उन्होंने पड़ा। एक चीज और भी कही है कि अपने अपने मन की बात है, मैं नहीं मानती हूँ। वैसे मैंने कोविड में काम बहुत करा, लेकिन मेरे लिए मैं नहीं तो आपने मानती काम क्यों किया जब बीमारी नहीं थी तो? हूँ। लोगों को समस्या थी तो करें। तो क्या समस्या थी लोगों को जब ये बीमारी नहीं थी तो? जैसे आपने अभी बताया कि ऑक्सीजन की थी, उस टाइम पर लोगों के पास खाना नहीं था, बहुत नहीं चीजें नहीं, थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स थी। लोगों को ऑक्सीजन की कमी किस वजह से लग रही थी? ये जो वायरस है ये उनके लंग्स को डैमेज कर रहा था साहब, ना। कुछ तो बीमारी होती है, कुछ तो फीवर होता है, कुछ दिमाग में डर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। पता चल रहा था लोग, कोई था शुगर पेशेंट, उसको दे रहे थे डोलो, ये भी तो हो रहा था। नेहा जी, आई रेस्ट माई केस। ये नो सीरियसली आई रेस्ट माई केस, क्योंकि मैं हर तरह के राजनीतिक विचार को किसी भी मंच पर सुनने के लिए, उससे इंगेज करने के लिए, सवाल पूछने के लिए तैयार हूं। लेकिन कोविड जैसी घातक बीमारी पर किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी प्रतिनिधि के कुतर्क को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। ये एक घातक बीमारी है, इस देश में लाखों लोग मरे हैं, कोई ऑक्सीजन की सौरभ कमी जी, से, मैंने कोई आपको इलाज करने कहा से। कि इस बीमारी को हमने समझा, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। ये मेरी पर्सनल व्यू है। मैम, आप यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पर्सनल व्यू के लिए नहीं आई है मैं यहाँ। सिर्फ अपने अपने व्यू को बता रही हूँ। हम लोगों ने जितना समाजवादियों ने काम किया है, कोविड में किसी और ने किया भी नहीं है। इसलिए जब आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू पास अ कैजुअल रिमार्क ऑन अ स्टेज। आप यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी को हम रिप्रेजेंट कर लोगों रहे ने हैं। काम किया है, हमने तो जितना फिर काम क्यों करना काम था किया आपने? समाजवादी जब के लिए। बीमारी नहीं थी तो क्यों काम किया है? कमाल तो आपने भी अगर, मैंने भी तो कहा कि ये मेरा पर्सनल व्यू है। एक सेकंड, एक आखिरी सवाल है। मानसी ने पूछा है सवाल, जल संकट है, गांव में पेयजल का स्तर गिर रहा है, भूजल प्रदूषित हो रहा है, सीवर लाइन जाम रहने से जल भराव की समस्याएं हैं, सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है, बताइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कहीं समस्या है नहीं सौरभ भैया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं जल भराव नहीं हो रहा है? जल भराव नहीं, जल भूजल, आप कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेटेड नहीं है? नहीं, उसमें है समस्या। लेकिन अभी जो हमारे ग्रामीण अंचल में, हमारे इधर पश्चिम में, पूर्वांचल में वो समस्या ज़्यादा है। हमारे यहाँ वो समस्या इतनी नहीं है। भाई साहब, यूपी नोएडा गाजियाबाद से शुरू होता है, पूरा गाजियाबाद उत्तर के गांव में प्रदेश पानी में जाइए डूबा रहता और है। आप देखिए भूजल वहां कितना प्रदूषित है। तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। अब हमने बताया तो आप कह रहे हो काम कर सरकार रही है। काम कर रही है। कू ऐप पर रघुवंशी का सवाल है, सरकारी स्कूल बदहाल हैं, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, फीस नियंत्रण के लिए यूपी सरकार दिल्ली की तरह कोई कानून क्यों नहीं बनाती? बताइए। सवाल यह है कि सरकारी स्कूल बदहाल हैं, प्राइवेट स्कूलों में फीस की मनमानी है। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक कैप लगाया है फीस के लिए, वैसा आप लोगों ने क्यों नहीं किया यूपी में कि प्राइवेट कॉलेज मनमानी फीस ना ले सकें? थोड़े से आंकड़े हैं, वो आपको बता दूं। सवाल तो सीधा है ना, प्राइवेट कॉलेज कितनी फीस ले सकते हैं, इसको लेकर आपने एक सख्त कानून क्यों नहीं बनाया? अभी प्राइवेट कॉलेज जो मनमानी फीस लेते हैं, उसके लिए सरकार जल्द ही कानून बनाने का काम करेगी। अरे यार गुरु, अब जिसमें नहीं किया उसमें जल्द ही करेगी। अभी तक क्यों नहीं किया 4.5 साल में? ये समस्या है ना? समस्या है, हाँ। और बड़ी समस्या है। अभी हम लोग 2 साल से तो कोविड से ही लड़ने का काम कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ों पर कहाँ ध्यान दिया जा रहा है? आपकी साथी तो कह रही कोविड है ही नहीं। अब ये इनका ये बता भी तो रही है कि मेरा पर्सनल मैंने वो कहा है। चलिए अब ऑडियंस से सवाल लेंगे, 5 सवाल लिए जाएंगे टोटल। माइक कहाँ पे है? अच्छा जी, एक बारे भाई साहब खड़े होकर बैठ हेलो जी। हाँ, 5 सवाल। ये पीछे एक भाई साहब बड़ी सज्जनता से हाथ ऊपर किए, इनको, हाँ इनको माइक दीजिए। जी भैया, नाम बताइए अपना, थोड़ा धैर्य रखिए, सबके पास आएंगे। नाम बताइए। मेरा नाम है चौधरी रूप सहरावत। चौधरी रूप सहरावत। सवाल क्या है आपका? पूछिए सर। मेरा सवाल है, किससे है आपका सवाल? किस पार्टी से? भाजपा से। भाजपा से। सत्ता में पूछिए। भाजपा है। सत्ता में भाजपा है। मेरा ये सवाल है कि जो किसान आंदोलन है, क्या ये गलत है? और लखीमपुर खीरी में जो ये कांड हुआ है, क्या वो गलत है, क्या वो सही है? और किसान की आमदनी दुगनी हो गई कि नहीं होगी कि 22 में 1 महीने के बाद किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी? और ये भाई साहब जो ये गन्ने पे 25 रुपये बढ़ाए हैं ना आप लोगों ने, जो किसान पे आप लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया है। जिस हिसाब से महंगाई दर हमारी बढ़ रही है, उस महंगाई दर के हिसाब से 25 रुपये किसान की आमदनी डबल करती है कि ट्रिपल करती है कि चुपल करती है? मुझे चलिए, इस बात 4 का जवाब सवाल दो। हैं, मैं चारों का जवाब लेता हूं। माइक ले लीजिए आप। सबसे पहले तो ये बताइए, चौधरी साहब का कहना है कि महंगाई तो इतनी बढ़ गई और आपने 5 साल में रेट बढ़ाया, 4 साल में 25 रुपए, तो क्या इससे आमदनी डबल हो जाएगी? आपने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस किया था, मैं बताया ना अभी।
2 साल हमारे कोरोना में चले गए, है ना। अभी जो हम लोगों ने वैक्सीनेशन में, राशन बांटने में, ये जो खर्चे हुए हैं, इनकी पूर्ति कहाँ से करेगी सरकार? उन सब की पूर्ति करने के बाद ही तो आगे काम कर पाएगी सरकार। नेहा जी, मेरे ख्याल से आपकी पार्टी की टोपी आपके पाँव पे गिरी हुई है। अरे अरे, उठा लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सम्मान से वो भाई साहब भी बैठे हैं, सब लोग सर पे लगाते हैं ना सम्मान से। जी, दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, किसान कानूनों पे आपका रुख क्या, किसान कानूनों पे आपका रुख क्या है? वो कह रहे हैं कि कानून किसान विरोधी है, यही कह रहे हैं ना? हाँ, एक भ्रांति फैलाने का विपक्ष ने काम किया। आप किसानों को समझा क्यों नहीं रहे हो जाके कि ये हम लोग भ्रांति समझा है? रहे, अब तो ढह गया किसान आंदोलन, खत्म हो गया। ढह ये गया, मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी महापंचायत हुई थी, अब तो ढह गया ना, वो तो काफी दिन पहले हुई थी। अरे अभी हुई 2 महीने पहले। तो 2 महीने में, और अब मैं तो अच्छा, 2 महीने में ढा दिया आपने, कैसे हमने नहीं ढाया? ढाया। देखिए कैसे ढा गया? क्या उपचुनाव में जीत मिल गई? भैया, उपचुनाव में आपकी पार्टी जीत गई, तभी आप कह सकते हो वहां पे सब किसान यूनियन कांग्रेस काम जीती कर है रही वहाँ थी। सारी सीटों पे, कहाँ पे? जहाँ भी ये बाई इलेक्शंस हुए थे हिमाचल में और सब चुनाव, जगह, उपचुनाव में। तो वो आप बोल रहे हो कि अच्छा, देखिए कितनी सब पार्टियां इतनी सहूलियत करती हैं। हिमाचल में निस्संदेह आपका शानदार प्रदर्शन रहा, आप लोग लोकसभा की बाई इलेक्शन भी जीते, जी। प्रतिभा सिंह प्रतिभा विधानसभा सिंह भी, जी। लेकिन असम में तो आप सारी हार गए। देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं तो हारते भी है, जीतते तो भी हैं। उसको फिर किसान आंदोलन से जोड़ रहे हैं। मैं यूपी के कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। वो किसान आंदोलन का ही, कि ये किसान आंदोलन भी उसका एक कारण है, और अच्छा। जो देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और बहुत से मुद्दे हैं, जो उसकी लोग वजह से ये लोग महंगाई बाई है, इलेक्शन पे और अच्छा जो नहीं कर- हाँ जो महंगाई है और जो भी मुद्दे हैं जिससे जनता त्रस्त हुई हुई है, उस वजह से ये अच्छा, रीजन और रहा। उन्होंने पूछा लखीमपुर खीरी। किसान आंदोलन बता दो। जी बोलिए। किसान आंदोलन के नाम पे जो विपक्ष द्वारा एक भ्रम फैला गया कि बाहर की कंपनियां आएंगी और हमारी जमीन हड़प लेंगी, हाँ। किसानों के बीच में ये भ्रम फैलाने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन वो तीनों बिल आप लोग पढ़िए। प्रचार तंत्र सबसे तगड़ा आपका है, आप लोगों के होते हुए इन्होंने भ्रम कैसे फैला दिया? अब विपक्ष के पास सरकार के पास इतने संसाधन है, तो उसकी इतने भ्रांति को दूर करने का हम लोग काम कर रहे हैं ना। हम लोग गांव में देहात देहात जाने का काम किया हम लोगों ने, और वो आपके भ्रांति दूर विधायक करने- देहात देहात जाते हैं अब तो आप- किसान दौड़ा रहे हैं। आप मैं भी ग्रामीण अंचल से आता हूँ और देहात में रहता हूँ। तो हम लोगों के बीच में अगर हमसे ये कह दिया जाए कि बाहर की कंपनियां आएंगी और तुम्हारी जमीन हड़प लेंगी, मुझसे ही कह दिया जाए, तो मुझे तो ऐसा लगेगा जैसे मेरा जीवन ही हड़पने का काम हो रहा है। तो किसान को भ्रम फैलाने का इन लोगों ने काम किया। अगर हम सब लोगों ने आपने समझाया क्यों नहीं चौधरी साहब को कि हम सब भ्रम है? हम सब लोगों ने वो तीनों बिल पढ़े हों। मैं अपने राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगाता हूँ कि उसमें कहीं भी ये लिखा हुआ हो कि किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी। अच्छा, मुझे बस एक सवाल का जवाब बता दीजिए। आपने तीनों बिल पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं, बिल बिल्कुल ठीक थे? हाँ या ना? बिल ठीक थे? अगर उसमें कहीं संशोधन बिल करने- ठीक थे? अगर उसमें कहीं संशोधन करने की आवश्यकता सरकार को लगेगी तो उसमें संशोधन किया जाएगा। नहीं, उसमें सरकार को संशोधन करने की आवश्यकता तभी क्यों लगी जब किसान आके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ गए? उसके पहले क्यों नहीं लगी थी? किसान एसडीएम वाला क्लॉज हो, बाहर फसल बेचने वाला क्लॉज हो, ये देखिए पहले क्या क्यों है नहीं ना गौरव दिखे? भैया, ये बातें तो आराम से भी की जा सकती थी सरकार के साथ में, लेकिन अगर वो वहां आके लेकिन ना बैठते तो आप विपक्ष मानते? के- विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। किसान मैं- आंदोलन के नाम पे ये लोग जो इनके मन में आया किया। 26 जनवरी को देश की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ इन लोगों ने किया है, क्या वो सही है सौरभ भैया? 26 मैं जनवरी इन पे लोगों भी से आएंगे, पूछता हूं। चौधरी साहब आएंगे। किसानों का ये कहना है कि भैया जब तक हम पंजाब में, हरियाणा में बैठे थे सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, जब दिल्ली में आके बैठे तब इन्होंने बुला के कहा अच्छा भाई बताओ क्या मांगे हैं, क्या क्या रियायत, तो पहले ही ध्यान दे लेते तो ये नौबत ही ना आती। इन लोगों ने भैया बात करनी कब चाहिए? तो मामले को तूल पकड़ाने के चक्कर में थे, तूल पकड़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि मुद्दा नहीं था ना। बताइए, 26 उत्तर जनवरी का प्रदेश जिक्र- में चुनाव है देखिए, और उत्तर प्रदेश में किस विधा पे जाएंगे आप? सुन लीजिए, 2014 के दंगों में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। जब वो 2000 पहले 13 के दंगे थे, 13 के दंगों में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। जब जिन लोगों की ये लोग राजनीति करते हैं, जब जिस जाति विशेष की ये लोग राजनीति करते हैं, जब उसके 2 लोगों को मार दिया गया और ये लोग उनका हाल तक जानने नहीं गए, मैं पूछना चाहता हूं तब ये लोग कहाँ थे? एक सेकंड, किसान आंदोलन पे बात कर रहे थे ना हम लोग, ये कहाँ पहुंच गए? ये अभी तो पाकिस्तान भी, अभी मुद्दा ये थी ना। पाकिस्तान भी ये तो जाएंगे, मुद्दा ही अभी है सारा। पाकिस्तान भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में
विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं। इनकी बात आए तो मुद्दा नहीं है। एक से हाँ, कुछ 26 जनवरी की बात कर रहे थे भाई साहब। हाँ बिल्कुल, ये 26 जनवरी की बात कर रहे थे और ये उकसाने की बात कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए, 26 जनवरी को जो बंदा लाल किले पे था वो आपने सन्नी देओल के साथ और मोदी जी के बीच में खड़ा हुआ देखा होगा। सौरभ जी देखा होगा आपने भी वो फोटो। और एक मिनट रुकिए, जो उकसाने की बात होती है, उकसाने की बात ये होती है जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री ये कहता है इनके सर फोड़ देना। उकसाने की बात ये होती है जब लोनी का विधायक बॉर्डर पे जाके कहता है गुंडे ने पत्थर मारो। उकसाने की बात ये होती है जब किसान प्रदर्शन कर रहे हो उनके ऊपर एक नेता का बेटा गाड़ी चढ़ा दे। उकसाने की बात ये होती है। आपको गले लगाना चाहिए था, आपको किसानों को गले लगाना चाहिए था। और आप जमीन के नेता नहीं हो। अगर आपको पता होता तो वाटर लेवल के बारे में भी पता होता। वाटर लेवल इसी सवाल से तो डरते हो आप लोग। आप अगर आप वाटर लेवल पे क्या बोल रहे हैं? एक नेता के आप बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। सुनिए, आप पहले सुनने की हिम्मत वो रखिए। नेता का बेटा जेल में है, उस पर आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। वाटर लेवल पे क्या बोल रहे हैं? वाटर लेवल, अगर ये जमीनी नेता होते, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने के साथ धान भी पैदा होता है। और सौरभ जी का सवाल बहुत जायज था। वाटर लेवल गिर रहा है, सरकार ने लोगों को चेताना स्टार्ट कर दिया है, उनके घर पुलिस भी जाने लगी है कि आप 2 फसल नहीं कर सकते धान की। अगर आप जुड़े होते जमीन से आपको पता होता। गन्ने के बारे में भी सरकार प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि गन्ना सरकार के नाक में दम बना हुआ है, उसको खरीदने के उसको बहुत सारी इसी तरीके से धान की। और एक चीज सौरभ जी आपको क्लियर कर दूं, अगला सवाल ले लेते हैं। सौरभ भैया वो पीछे मैडम खड़ी हुई है, उनको दीजिए। अरे आप लोगों की तो आपस में चलती रहेगी, हम सुबह हो जाएगी। जी मैम, क्या नाम है आपका? हेलो, नाम क्या है आपका? नुसरत। नुसरत जी पूछिए जी, सवाल। मेरा सवाल बीजेपी के कार्यकर्ता से है। उन्होंने अभी कहा था महंगाई पर के कोविड की वजह से 2 साल तो कोविड में ही निकल गए। 2 साल मार्च में 2020 में कोविड आया था, उससे ख़त्म करके उससे पहले भी हमारी इकोनॉमी काफ़ी डाउन चली गई थी। जीडीपी 4 पॉइंट के आसपास आ बताइए चुकी भाई थी। साहब। हाँ, और एक बात और, वैक्सीन के लिए उन्होंने बोला कि वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, उसके लिए काफ़ी लेट कर दिया उनका प्रोग्राम जो भी वैक्सीन का था। लेकिन पेट्रोल भी तो इतना महंगा हो गया, टैक्स भी तो टैक्स पेयर का ही पैसा है। अरे बहुत सारा महंगा करके फिर 12 रुपए सस्ता किया। तुलना करिए 2000 कांग्रेस की गवर्नमेंट से और भाजपा की गवर्नमेंट में कितना परसेंटेज पेट्रोल का रेट बढ़ा है। ये बड़ा अच्छा। एक सेकंड, अब मैं यहाँ से लीड लेता हूँ। आपने कहा तुलना करिए, हमने तुलना करी थी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? राजस्थान से उत्तर प्रदेश करेंगे थोड़ा। अरे आप क्या रिप्लेस करना है क्या ऐसे? अच्छा, तो उन्होंने पहला सवाल ये कहा है कि इकोनॉमी कोविड के आने के पहले से ही डाउनफॉल पर थी, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो अभी इकोनॉमी महंगाई बढ़ रही थी और इकोनॉमी घट रही थी कोविड से पहले। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट के आते ही इकोनॉमी घटनी शुरू हो गई। सर ऐसा ही हुआ है। हाँ ऐसा ही हुआ है। 91 ऑनवर्ड्स इकोनॉमी ऐसे जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे, 98 से 2000 तक ऐसे गई। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि उस सरकार ने जो फाउंडेशन तैयार की उसका यूपीए 1 को भी फायदा मिला और कंटिन्यूटी रही। अकेली भारत की गई क्या? वो तो दुनिया के सभी देशों की इकोनॉमी डाउन, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी डाउन होने का। नहीं सर, वो तो सब प्राइम क्राइसिस के दौरान हुआ था 2014 से। एक अरे मैं पूछ रहा हूँ, एक तो सब लोग सबर नहीं। 2014 से 2020 के बीच लोगों ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से, आपकी पार्टी अब नाम भी नहीं लेती डिमोनेटाइजेशन का, बरसी भी नहीं मनाती है। आप लोग हर चीज का उत्सव मनाते हो, नोटबंदी का उत्सव नहीं मनाते हो। अभी 8 नवंबर को 5 साल हुए। नोटबंदी की वजह से, जीएसटी जैसे लागू हुआ, इन सब की वजह से जीडीपी नीचे गई। तो इस पे क्या सफाई है? देखिए, अब तो कोरोना महामारी आ गई। अरे कोरोना के पहले ही जीडीपी नीचे जा रही थी, तो उसको जैसी सुधार करने का प्रयास कर रहे थे, कोरोना आ गया। अरे तो जब बिगड़ रही थी तब क्यों नहीं सुधार की? सौरभ जी सुधारने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। सौरभ जी, जीडीपी पे बात तो जब करेंगे, पहले जीडीपी की फुल फॉर्म पूछिए। ऐसा है, पूछिए, मैं चैलेंज करता हूँ। सवाल पूछिए नेता है, ये हवा हवाई नेता है। जीडीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए, उनको संतुष्ट कर दीजिए। ऐसा है भैया, इकोनॉमी के बारे में बता कुछ दीजिए बोल क्या हो दीजिए। गया। इकोनॉमी के बारे में 4 लाइन बोल दीजिए। ऐसा है भैया, जीडीपी की फुल फॉर्म बता ऐसा दो, है बात भैया। खत्म है यही सारी। ऐसा है भैया, आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ ना। अरे भैया, आप सौरभ जी को किसी पता है, न्यूज चैनल के मेरे एंकर बारे बन में जाओ। उनको पता है। आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ। ये देखिए पब्लिक कह रही है जीडीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए। आप बीजेपी के आप नेता, किसी आप न्यूज़ चैनल बीजेपी के के नेता एंकर हो, बन जाओ। आप बीजेपी के नेता हो ना। अरे बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए।
क्या आप जीडीपी की फुल फॉर्म बताना चाहते हैं? अरे आएंगे 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 आएंगे। भाई साहब ये लोग कह रहे हैं जीडीपी की फुल फॉर्म तो बता दो। कृषि कानून की इनसे आप तीनों हम पूछेंगे, उनसे पूछेंगे। पहले आप कैसे? पूछ लो नहीं पहले नहीं, पहले सवाल आपकी तरफ आया पहले है। इनसे पूछ लो आप। एक सेकंड, अरे आप एक सेकंड, अरे गूगल मत करो। नहीं, मैं गूगल नहीं कर रहा। पता तो चलेगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि आप 3 कृषि कानून, हाँ बताइए 3 कृषि कानून। देखिए बहुत महत्वपूर्ण लेकिन सवाल- आपने जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं बताया, याद रखिएगा। हाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कृषि कानून। अरे ये आपको नहीं, इनको बताना। हाँ सौरभ जी, कृषि के बारे में जो 3 काले कानून जिनको जनता बोल रही है, कौन-कौन से कानून उनमें हैं? कई चीजें हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम अपनी जमीन, अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अगर किसान अपनी जमीन किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और उसने मान लिया आलू आपके खेत में पैदा किया, और आलू अगर उसके पैरामीटर्स के हिसाब से हुआ तो वो आपका आलू लेगा। अगर आलू का साइज कम हो गया वो नहीं लेगा। और आप एसडीएम कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे, अभी ये लोग कह रहे हैं एसडीएम कोर्ट में जा सकते हैं। और एसडीएम किसकी सुनेगा? एसडीएम व्यापारी की सुनेगा, क्योंकि व्यापारी पैसे वाला होता है। ये डर किसान ये के अंदर बहुत assumption बड़ा है। है। दूसरी हाँ। चीज, अगर किसान किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो अरे किसानों अरे के भाई साहब, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, अगले 2 नहीं, कानून। उसमें और भी चीज है। मैं अरे आपको- वो इतना समय नहीं है ना। अगली चीज बता रहा हूं। अगले 2 कानून। अगला किसान को ये डर है कि उसकी जमीन पर व्यापारी कब्जा कर लेगा, अरे ये क्योंकि किसान किसान कमजोर होता है अरे और हमको पता है, हमको क्या दे व्यापारी रहे? उसको पैसा दे करके अच्छा जी। कब्जा कर सकता है। जी ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, बाकी 2 कानून, बाकी कौन से बाकी नहीं पता आपको भी? आप बताओ, कि हमारे सामने तो तीनों रखे हैं। आप डिटेल में बताओ। मेन जो मुद्दा है एक सेकंड, किसान मैं का बता अपना देता डर हूं। है। एक है आवश्यक वस्तु संशोधन भंडारण का नियम। ये नियम ये है कि पहले एक बड़ी लिस्ट थी जिन्स की, जिनको आप स्टोरेज करने पर पाबंदी थी, लेकिन अब युद्ध और आपातकाल को छोड़ के इनमें से ज़्यादातर से वो पाबंदी हटा ली गई है। एक ये कानून है। दूसरा कानून है कि अब किसान अपनी जो अपना प्रोड्यूस है उसको मंडी के बाहर भी बेच सकता है। और तीसरा जो है वो आपने जिस चीज़ का जिक्र किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, मोटा माटी ये 3 सेक्टर्स हैं। और फिर इसमें बहुत सारे सब क्लॉजेज इन्हीं के नाम भी हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बिल। ये 3 कानून हैं। तुमने गुरु जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं बताया, लेकिन अब बता दूंगा मैं भी। अब तो सबने चेक कर लिया यार। अब फिर तुम अगर बताओगे ना तो मैं पब्लिक को कैमरे पे तुम्हारी गूगल सर्च हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। और उन्होंने सामने से चिल्ला के भी बता दिया साथी ने। बैठ जाओ बैठ जाओ। चलिए हाँ अगला सवाल। हाँ भाई साहब आप पूछ लीजिए। जी इनको दे, एक कोई, हाँ इनको दे दीजिए सफेद वाले को। अच्छा वो पूछ ले, चलिए। चलो मुझे पूछ लेना। हाँ जी बोलिए, नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ शर्मा है। सौरभ शर्मा जी। जी पूछिए। मेरा सवाल जो है अपने राष्ट्रीय लोकदल के और प्रवक्ता बैठे हैं इनसे है। पूजनीय अजीत सिंह जी, उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी पे सपा का झंडा उसके अंदर समझो गुंडा। ये अजीत सिंह जी ने कहा था। आज भी क्या आप राष्ट्रीय लोकदल उसी स्टैंड पे कायम है या उससे अजीत सिंह जी को उसने विस्मृत करके और कोई नया स्टैंड ले लिया है? देखिए शर्मा जी बहुत अच्छा सवाल है। और अच्छा ये बताइए, एक सेकंड नहीं पहले इनके सवाल मैं का जवाब पूछ रहा है। हूँ कि क्या चौधरी अजीत सिंह ने ये कहा था जिस पार्टी में सपा का झंडा उस पार्टी में गुंडा? देखिए सौरभ जी, कहा था क्या? इन्होंने ये बात कही है लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं जवाब दूंगा। नहीं आपने कह दिया मैंने मान लिया। अच्छा, मान आपने लिया। कह दिया मैंने मान लिया। हम समाजवादी पार्टी के साथ तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन आप मुझे 4 गुंडों के नाम बता दो आज की तारीख में जो समाजवादी पार्टी में क्रिमिनल हो, और मैं बीजेपी के 20 बताऊंगा आपको अभी। बताओ देखो बताओ। ये आप मुझे ये बताओ। अच्छा जैसे मैं एक कुलदीप सेंगर का नाम लेता हूँ। अच्छा एक मैं से नाम आपस में लेना आपस start में नहीं करता लड़ी। हूँ। नहीं मैं- अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है कहा हो, चौधरी अजीत सिंह ने कहा था जिस पार्टी में सपा का झंडा उस पार्टी में गुंडा। मेरी नॉलेज में नहीं है। 2019 में हमने चुनाव साथ लड़ा है। नहीं पर इस बयान पे आपका क्या कहना है? नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने कहा अजीत होगा। सिंह जी नहीं के- मैंने ये नहीं कहा होगा। मैंने ये नहीं कहा होगा। मैं मैंने आपको कहा से मेरी कहूंगी नॉलेज कि में अजीत नहीं। सिंह जी के साथ में मैं खुद 2019 में रही हूँ, तो मेरे साथ में ऐसा मुझे तो नहीं लगा उस टाइम पर। अच्छा, और आपको नहीं। खुद भाई के यहाँ पर कार्यक्रम था उस जी टाइम पर। चलिए। हाँ वो पीछे बुजुर्ग हैं, हाथ में अखबार लिए, उनको माइक। गौरव आपके आगे आगे आगे, ये हाथ में जो अखबार लिए इनको दीजिए।
आएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक क्या साधारण बाबूजी आपका नाम क्या है? एक साधारण नागरिक एस.के. दास। एस के दास जी, पूछिए। मेरा सवाल राजनीतिक कम है, सामाजिक ज़्यादा है पूछिए। और बड़ा ही बर्निंग क्वेश्चन ही जैसे बोलते हैं, बर्निंग आपके अखबार की भाषा में, हमारे अखबार की भाषा में बर्निंग क्वेश्चन है। देखिए, रोड ट्रेडिंग चल रही है, दबा के अवैध अतिक्रमण सड़कों पर हो रहे हैं, दुकानें आगे बढ़ती जा रही हैं इस तरीके से कि बाईं तरफ की दुकानें दाईं तरफ आ रही हैं और दाईं तरफ की बाईं, कहीं ऐसा ना हो सड़क बिल्कुल बंद हो जाए। अरे अरे माइक 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 पे अतिक्रमण मत, हाँ बोलिए। हाँ जी, और इस तरह चक्का जाम हो रहा है और पेड़ काटे जा रहे हैं और रोड चलने के लिए नहीं है। एक्सीडेंट इतने तेज हो रहे हैं, 100 की स्पीड पे चौपला पार कर रहे हैं। इसके बारे में क्या हो रहा है? अरे बाप रे, एक सेकंड माइक लीजिए उनसे। जी हाँ, ये आएंगे आएंगे, बहुत लंबा सवाल हो गया। मतलब सड़क अतिक्रमण, 100 की स्पीड, पेड़ कटना, आप में से भारतीय बहुत जनता महत्वपूर्ण पार्टी सवाल वाले है। कह देंगे एक बहुत- मिनट में सब हो रहा देखिए होगा। सौरभ जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इनका, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण क्यों हो रहा है? आज की तारीख में पूरी तरीके से जनता परेशान है। पुलिस और प्रशासन जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। और जयंत चौधरी जी ने कहा है कि पुलिस प्रशासन को दुरुस्त करने की जरूरत है। आज की तारीख में बीजेपी के एक विधायक का ऑडियो वायरल है, उनसे लखनऊ से फोन आया, उनसे पूछा गया कि काम कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं एक मोटरसाइकिल भी कोई रोक ले तो बीजेपी का विधायक और एमपी उसको छुड़ा नहीं सकते। तो इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन अच्छा, वैसे ने चौधरी कब्जा किया साहब हुआ है। ये तो मुझे ये बताइए कि अगर नियमों की अवहेलना करने के चलते किसी मोटरसाइकिल सवार को रोका जा रहा है तो आइडियल सिचुएशन तो यही है कि विधायक के फोन पे भी ना छूटे। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन होता क्या है उसके नाम पर आप भी जानते हैं, ये सब भाई लोग वसूली होती है। मेरे स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते होंगे, अवैध वसूली की जाती है। वसूली होती है। एक्चुअली समाजवादी पार्टी की वो गवर्नमेंट हमें याद है जब इटावा, एटा, मैनपुरी में जो अधिकारी होते थे प्रशासन के, उनको सामने बैठा के उनकी कुर्सी पे बैठ के लोग ऑर्डर देने का काम करते थे। आज ये लोग ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, अभी इन्होंने खुद ही बताया कि किसी विधायक के फोन आने पर भी पुलिस सुनती नहीं है। अच्छा, आपने उनकी आधी बात मान ली कि विधायक की नहीं सुनती वो, पर आगे ये भी कह रहे हैं कि पुलिस अवैध वसूली करती है, ऐसा आपने इल्जाम। इनसे प्रश्न दूसरा पूछ लिया तो इन्होंने उसको घुमा के जवाब दे दिया। अच्छा, वैसे आपको देख के हमको एक सवाल हम भी पूछ लें आपसे। अगर हाइपोथेटिकल सवाल है, जैसा पहला सवाल था ना कि आपकी सरकार आई, आपकी आई, आपकी आई, अगर मान लीजिए सपा और रालोद की सरकार आती या सरकार नहीं भी आती, उसमें पहले चुनाव में जाने के लिए आपका मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट कौन होगा, अखिलेश या जयंत? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सौरभ जी, पहले हम मिलके चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पद का और कैंडिडेट जो कौन हमारे होगा? मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, वो अखिलेश यादव होगा। ये रालोद ने मान लिया है। ये मैं आपको गठबंधन बता ही रहा नहीं हूं। हुआ तो मान ये कहां से लिया? रालोद का क्या, ये रालोद का ऑफिशियल अगर स्टैंड, उन्होंने मंच पर लिया है, क्या ये रालोद का ऑफिशियल स्टैंड है? क्योंकि जब सौरभ जी, सर सौरभ सवाल जी, तो सुनिए, सौरभ जी, अभी मैं- जयंत चौधरी ने जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सत्ता में आए तो ना अखिलेश रैलियों में सौरभ- कह रहे वो इस बात सौरभ को, जी- हैं? ना वो रैलियों में कह रहे, और अभी तो गठबंधन हुआ कहाँ है? जब फिगर सामने आ जाएगी सौरभ इतनी जी, मैं सीटें कह से मिली, रहा जब हूं, हम अगर गठबंधन हमारा मानेंगे। गठबंधन होता है और हमारी सरकार अगर बनाने की होता है, नौबत आती है, अगर होता है, हाँ, अभी मतलब उसमें अभी संशय चीजें- है। अभी चीजें जब आपके सामने नहीं आई हैं, चीजें जब सामने आ जाएंगी, जयंत उसी- चौधरी सीएम उसी नहीं पे बनेंगे हमें- रालोद के हिसाब से? रालोद के हिसाब से सीएम नहीं बन रहे हैं जयंत चौधरी। उन्होंने इस चीज को कभी भी नहीं कहा कि मैं सीएम पद का कैंडिडेट हूं। उन्होंने कहीं भी एक रैली में कहा हो कि और मैं आप सीएम ये पद कह का रहे हैं कैंडिडेट कि हूं। और ये रालोद का ऑफिशियल स्टैंड मैं है ये कि कह रहा हूं- कि अखिलेश यादव सीएम कैंडिडेट है? मैं सौरभ जी ये रालोद कह का रहा- ऑफिशियल स्टैंड है? मैं क्लियर कर देता हूं, और कहीं भी जयंत जी ने ये नहीं कहा कि मैं सीएम पद का कैंडिडेट क्या हूं। ये रालोद का ऑफिशियल स्टैंड है कि अखिलेश यादव आपके गठबंधन के ये सीएम ऑफि- कैंडिडेट होंगे? ये ऑफिशियल स्टैंड है कि कहीं भी जयंत जी ने ये अरे नहीं मेरे कहा सवाल कि का तो मैं जवाब CM दीजिए। नहीं, आपका सवाल ऐसा है कि उसका जवाब है ही नहीं है जवाब। नहीं, आपके सवाल का जवाब नहीं अभी है। सीएम कैंडिडेट क्लियर नहीं है आपके गठबंधन का? अभी गठबंधन तो होने दो, अच्छा, वो भी क्लियर नहीं है अभी चीजें सामने अभी तो तो आई। जो चौधरी साहब की अभी बात चल रही है सीटों का पार्लियामेंट्री गठबंधन। चौधरी साहब की सीट है, वो सिवाल खास भी लगती है। चौधरी साहब बड़े स्वर्गीय चौधरी साहब, चौधरी जी सिंह जी स्वर्गीय चरण सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है सिवाल खास, वहां भी सपा क्लेम कर रही है, तो इनका गठबंधन कहां से हो गया अभी? आप मुझे तो बता दो। अच्छा, ये अच्छा, कांग्रेस का स्टैंड हो सकता है, आपका विचार हो अच्छा, सकता है, ये हमारा बताइए, ऐसा वैसे बताने से याद आया, ये भूपेश बघेल वाला जो प्लेन उड़ा था लखनऊ से, उसमें प्रियंका जी के साथ जयंत जी भी बैठे थे, कुछ आप लोगों का भी कुछ समीकरण बन रहा है? इतना ना लड़ लेना कि दिक्कत हो जाए। देखिए, वो तो एक पर्सनल
मैं आपसे बताऊंगा वो कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, वो एक पर्सनल उसमें था, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ पता नहीं अभी चलता। कुछ भी तय नहीं है, कांग्रेस सपा के साथ लड़ेगी या सपा बसपा के साथ लड़ेगी। नहीं, कांग्रेस सपा के साथ नहीं नहीं नहीं, लड़ेगी। बसपा ने कह दिया कि हम अकेले लड़ रहे हैं। बसपा ने सपा- कह दिया है कि सपा- लड़ेंगे। ऐसा सपा भी हो बसपा सकता के है साथ नहीं कि लड़ेगी। जब अंतिम समय आए तो ये कहे हम सब लोग लेकिन साथ बसपा लड़ेंगे, जरूर भाजपा भारतीय नहीं। जनता पार्टी के साथ। चलिए, ये लाल टोपी वाले भाई साहब बड़े उत्साहित होके बड़ा इधर उछल उछल के, हाँ नाम बताइए, अमित शर्मा। बोलिए सवाल। भैया 15 लाख और नोटों में चिप लगेगी? और दूसरा क्वेश्चन, ये आजादी कब से मानते हैं? अच्छा जी, बताइए। ये तो 1947 से माइक मानते लीजिए, हैं भाई माइक आजादी। लीजिए। जी, आपकी हिमाचल प्रदेश सर की सर 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 क्रॉस क्वेश्चन नहीं, मैं पूछ, मैं यहाँ बैठा हूँ, चिंता न करो, हम सबका वही खाता लेके आते हैं। आप पहले तो ये बताओ कि आजादी देश को कब मिली थी, आप क्या मानते हो? 15 अगस्त 1947 से देश अच्छा आजाद जी, है। ये इसलिए सवाल आजकल पूछा जाने लगा है क्योंकि हमारे झांसी वाले अड्डे में आपकी पार्टी की एक प्रतिनिधि आई थी, उन्होंने कहा था 99 साल की लीज पर है। फिर कंगना रनावत हैं, वो आपकी पार्टी की बड़ी मुखर समर्थक हैं, उन्होंने कहा 2014 में मिली। पार्टी की पदाधिकारी है क्या कंगना? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैंने तो खुद ही कहा मुखर समर्थक हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे। देश अच्छा, और को आजादी 15 अगस्त सन 1947 को मिली थी। उसके बाद से हम सब लोग आजाद हैं। आजाद हैं। और वो 15 लाख का एक कुछ पूछ रहे हैं। 15 लाख कब आएंगे? अरे हाँ, 15 लाख कब? 15 लाख रुपए कब आएंगे भाई साहब? आपके सुनने में शायद गलती रह गई थी। कहा यह गया था कि जितना विदेशों में काला धन जमा है, अगर वो वापस आ जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पे 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति बैठेगा। ये किसने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे? तो फिर चुनाव में कहा वापस गया क्यों था, नहीं आया? 2017 में यही बात तो कही काला गई धन थी। वापस क्यों नहीं आया? एक सेकंड, एक से पूछ रहा हूं भाई, ऐसे उत्तेजित मत होइए। हाँ, आएगा काला धन वापस। कब आएगा? अब देखिए देखिए, काला धन वापस आएगा। लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, ये आपस में ये सब नहीं करिए। अच्छा जी, एक पीछे वो आखिरी सवाल है। अच्छा, दो पूछ ले, वो व्हाइट जैकेट में भाई साहब है, उनको दीजिए माइक। हेलो, हाँ बोलिए, नाम बताइए। नाम क्या भाई साहब? अरे भाई साहब, हाँ नाम। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सचिन नाम है और एक ही सवाल है, और जो भाजपा के हमारे बैठे हैं इन्हें छोड़ के बाकी चारों पार्टियों से सवाल है। हाँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो बड़े आप लोगों के लीडर हैं सभी हिंदू हैं, और भाजपा को छोड़ के, पहले कह रहा हूं इस चीज़ को, और एक जनता के नाते पूछ रहा हूं, तो जब हिंदुत्व की बात आती है केवल भाजपा ही क्यों, जब भी कोई मामला आता, आप लोग की पार्टियां हिंदुत्व के मुद्दे पर क्यों नहीं जाती? किस हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं गई? आप एक मुद्दा बता दीजिए। किसी भी हिंदुत्व के मुद्दे पे आप विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते? अभी जब जब हिंदू पर आँच आई है तब तब समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है। नहीं यहाँ उठाई। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं, जात उठाई। बिरादरी की कभी कोई बात नहीं। आप नहीं मुद्दा उठाई। बताइए। एक मिनट आप मुद्दा बताइए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट एक सेकंड, अमित नाम बताया आपने? सचिन नाम। सचिन, एक सेकंड, किस विषय पे आप सपा का रुख जानना चाहते हैं? स्पेसिफिक एक घटना मुद्दा बता दीजिए आप। सलमान खुर्शीद ने अभी विवादित किताब के अंदर हिंदुत्व को स्पष्ट तौर से लिखा है उसके अंदर, और उसके बाद राशिद अलवी जी ने बयान दिया है जो राम भक्तों को उन्होंने कहा है कि राक्षस। आप ये बताइए कहाँ आपने सचिन, मैं थोड़ा स्टेज से ही फैक्ट चेक कर दूं। राशिद अलवी के बयान को आधा पेश किया गया है, लल्लन टॉप पे आपको फैक्ट चेक मिल जाएगा, आप चाहे तो अभी गूगल कर लीजिएगा। ठीक है। सलमान खुर्शीद के बयान पे आपका क्या कहना है? देखिए, जब भी कोई बयान आपको पता है सलमान खुर्शीद का नहीं, बयान? मुझे नहीं पता। तो फिर आप रिएक्शन क्यों दे रही हैं? पहले पूछ तो लीजिए। जो सलमान खुर्शीद ने आतंकवादी संगठनों से जो तुलना की है, उस पे आप ये बताइए, जो किताब में लिखा है, तो वो आप ये बताइए क्या ये सही है? चलिए माइक ले लीजिए, ठीक है, मैं बताऊंगा उसको। हाँ, यानी आप पे तो आएंगे ही, आपकी पार्टी नेता है। आपने पढ़ा है सलमान खुर्शीद का बयान? मैंने नहीं पढ़ा है। आप इस पे ब्रह्म जी कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, अच्छा, सब लोग किनारे हो गए, अपना हो गया। हाँ बोलिए। वो जो उन्होंने बयान दिया है उसका सिर्फ और डायरेक्ट ये नहीं है, उसको मैनिपुलेट कर दिया गया। अच्छा, उनका आप बताइए। कहने का मकसद बयान नहीं है, लिखा है किताब लिखा में। है, बुक सनराइज ओवर अयोध्या में। सनराइज ओवर अयोध्या में उन्होंने लिखा है, उसको मैनिपुलेट करके। आपने पढ़ा है क्या लिखा है उन्होंने? मैं जो बता रहा हूँ, मैं आपने पढ़ा है उन्होंने क्या मैंने लिखा पढ़ा है, बताइए। कि आईएसएस जो है सिमिलर टू हिंदुत्व। उनका कहने का मकसद ये है कि कोई भी राइट विंग ग्रुप या कोई भी जो भी ऑर्थोडॉक्स ग्रुप है या हार्ड लाइनर्स हैं, वो सारे एक जैसे हैं। उनका कहने का किसी एक प्रत्येक पे प्रतिक्रिया नहीं करी उन्होंने। हिंदुत्व को कहा है भैया? एक हिंदुत्व को नहीं कहा, जो एक हिंदुत्व
की एक्सट्रीम फॉर्म है राइट विंग, उसको कहा है उन्होंने। जैसे हिंदुत्व की एक्सट्रीम राइट विंग फॉर्म कौन है? कई कई संस्थाएं, नाम बोलिए। बजरंग दल है, आरएसएस है। आरएसएस, आप कह रहे हैं कि आरएसएस आईएसआईएस और बोको हरम के बराबर है? अरे क्यों नहीं, एक कैसे? बात एक्सप्लेन करिए। सुनिए, जो भी देश के अंदर जो धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोई भी आइडियोलॉजी बात करेगी, जब देश में वही- कोई विपदा आती है, वही जब गलत है। कोरोना महामारी आई, जब ये सारा विपक्ष घर में था, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विपक्ष स्वयंसेवक कोई घर में नहीं था। लोगों को कोरोना किट बांटने का काम कर रहे थे। विपक्ष कोई लोगों घर में को- नहीं था। लो- विपक्ष ने बहुत अहम भूमिका देखा निभाई जब आप विपक्ष लोग घर में ने- बैठे हुए थे। देखा है हमने, जब जब आप लोग घर में बैठे हुए थे मुंह बांध के। स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं, वो उस देखिए। समय उन संघ शवों के का स्वयंसेवक भी संस्कार देखे हैं। करने का काम कर एक रहे सेकंड, थे। एक सेकंड। सबसे बड़ा जिनको झूठ। उनके परिजनों भाई ने साहब जाने से मना मैं कर ये दिया। जानना चाह रहा हूं कि आपके कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि आरएसएस की आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना सही है, यही कहा ना आपने? आईएस और जो भी हार्डलाइन ग्रुप है, राइट विंग ग्रुप सर है, आईएसआईएस हार्डलाइन ग्रुप नहीं है, आतंकवादी ग्रुप है। मैंने तो आप कह रहे हैं आरएसएस आतंकवादी ग्रुप है, क्या आप ये कह रहे हैं? अरे बहुत सी जगह एक इनकी बात सुनो, जानकारियां कई बार बैन कौन लग चुका है। सी- क्या बैन लग चुका है, कई बार गवर्नमेंट्स ने बैन लगाया है। आपकी सरकार ने, जिस पार्टी में आप आजकल हैं, उस कई- सरकार ने बैन लगाया, हाँ, कई फिर बार हटा बैन दिया, लगाया है। हटा कुछ दिया। गतिविधियां तो रही होंगी जिसमें से बैन लगाया है। आतंकवादी गतिविधियों का आरोप नहीं लगा। देखिए सुनिए, आतंकवादी, मैं इस चीज के स्पष्टीकरण करने का ना, ये किसी का पर्सनल व्यू भी हो सकता है। नहीं, मैं तो इसीलिए जानना चाह रहा हूँ जब कि कश्मीर क्योंकि में एक- त्रासदी भाई- आती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग वहां पर जनसेवा सेवा भाव के साथ काम करने का काम करते हैं। अरे यहाँ अलग मुद्दे पे बात हो रही गुरु। देखिए, आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, उसकी आप आलोचना करिए, उसका समर्थन करिए। जैसे भाजपा वाले समर्थन करते हैं, कांग्रेस वाले आलोचना करते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। जैसे गुलाम नबी आजाद आपकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सलमान खुर्शीद के बयान से नाइत्तेफाकी जताई है। भैया को अरे रुक जाओ गुरु, उनको बोलने दो। भैया हाँ। को पता ही नहीं है ना क्या क्या कहना क्या है। मैं भैया उस चीज में समझ ही नहीं पा रहे मैं हैं। समझ आपका गया व्यू हूँ, समझ रहा हूँ। मेरा समझ गया है। आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से करके भैया क्या साबित करना चाहते हैं? उनका कहने का मकसद ये था कि जो भी 19-20 विचारधारा रखते हैं वो एक जैसे लोग हैं। अच्छा, ये कहने का मकसद है। आप कभी उस ऐसी चीज सोचा को है? मैनिपुलेट नहीं, करके आपने अभी कहा ना बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा एक सेकंड, वो तो सपा वालों से ही पूछ लेते हैं। आपका क्या सोचना है इस विषय? अच्छा, आपने तो पढ़ा नहीं है। हाँ चौधरी साहब, कुछ कहना चाहेंगे? इसके सौरभ जी, अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसके साथ में आप ये भी पूछिए कि जिन किसानों के सर पे पगड़ी बंध रही है, उनमें इन्हें खालिस्तानी क्यों दिखता है, उनमें बताइए। भगत सिंह क्यों नहीं दिखता इनको? देखिए जिन किसानों के सर पे विजय घुमा नहीं दिया। नहीं, चलिए, लेकिन इस विषय पे बोली दीजिए। अब पूछा है उन्होंने कि खालिस्तानी क्यों बोलते हैं आंदोलनरत किसानों को। किसानों को थोड़ी, किसानों के रूप में जो किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं उन्हें खालिस्तानी बोलते हैं। किसानों को थोड़ी, किसानों को कौन बोल रहा? एक आखिर, हाँ, किसान बोलिए। तो वो है जो गन्ना होता है, खेती करता है, अपना भुगतान चाहता है, हाँ वो जी। किसान है। ये सफेद कुर्ते वाले जो हैं, ये सफेद, हाँ इनको। अच्छा, आपने इनको दे दिया इंडियन? नहीं ठीक है, हाँ पूछिए, नाम क्या है? सर सुरेंद्र सिंह नाम है मेरा जी पूरी। और मैं 17 साल देश की सेवा करके वापस पेंशन आ चुका हूँ। मैं सपा भाई, एक गुंडे वाली बात उठ रही थी, ये सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कश्मीर से सेना का एक भगोड़ा एक हथियार लेके भागता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह एक शैलेंद्र नाम के अधिकारी को प्रताड़ित कर देते हैं उस बंदे को बचाने के लिए। क्यों? उससे बड़ी गुंडागर्दी का सबूत चाहिए जब मुख्तार अंसारी उस सेना के भगोड़े से हथियार लेने के लिए मुख्तार अंसारी जैसा आदमी सामने आता और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह उस अधिकारी को सस्पेंड करा देते हैं। ऐसा क्यों? सपा में गुंडागर्दी 550 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हैं। ऐसा क्यों? सर सवाल पूछे। बताइए आप इन सवालों का जवाब दीजिए। रुक जाइए, इतना उत्तेजित ना होइए, रुक जाइए। हाँ, इतना बताइए। इतना हाँ, अरे अरे, रुक जाइए। सर, जवाब हाँ, सुन लीजिए। जवाब मैं दे रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। वो भी याद रखिएगा कि नेताजी ने ही सबसे पहले रक्षा मंत्री बनकर आप लोगों की सबसे ज्यादा सुरक्षा दी थी। शायद भूल गए आप। अरे रक्षा नहीं, मंत्री बनकर सबसे पहले आपको एक सुरक्षा सेकंड। दी थी। अरे रुक क्या जाओ। सवाल कर रहे हैं आप लोग? नेहा जी, अरे थोड़ा धैर्य रखो भाई। सवाल जो पूछा है उसका जवाब तो दीजिए। नेताजी ने जो किया उस पर बाद में डिस्कस कर जी, लें। जो उन्होंने सवाल पूछा, शैलेंद्र सिंह पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने बाकायदा ये इल्जाम लगाया कि मुलायम सिंह यादव के दबाव में जो भगोड़ा था उसकी बंदूक मुख्तार अंसारी ने खरीदी। सौरभ जी, मैं ये कहना चाहूंगी, इससे पहले क्या ऐसा नहीं हुआ? अभी जब इतने, अरे बैठ जाइए। अरे सर, भाई साहब, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग गाड़ी चला देते हैं, बलात्कार होते हैं, तब ये लोग कहते हैं कि अभी सजा मिल रही है, विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में होते थे, वे अभी तक उन बलात्कारों चलिए, आप सब इनके लोग- नेता कहते थे कि जवानी में ऐसी गलती हो जाती है,
ठीक ठीक है। सौरभ जी, हमने देश के सैनिकों को प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ते देखा, उनको वहाँ खाना भी नहीं मिलता। ये बात भी मेरा भाई बताने की कोशिश करे कि उनको भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनने का काम ना करें। अच्छा जी, आप लोगों ने आप आर्मी के हैं, आप अगर आर्मी की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप सब लोग एक भाई साहब हाथ जोड़ विनती है, एक सेकंड। आप अगर आर्मी की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप सरहद को और सेना को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं बोलूं? जी बोलिए। एक सेकंड। आप राष्ट्रीय लोकदल बहुजन समाज पार्टी सेना के लिए राजनीतिक दिस इज रॉन्ग यार। अब मैं बोल रहा हूँ, आप वैसे बता। कमाल, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। आप लोग हाथ में माइक है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अनुशासन नहीं हो। राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता इस मंच पर आए। अद्भुत सहनशीलता, अद्भुत तर्क शक्ति, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत राजनीतिक सामंजस्य, दर्शकों के प्रति अद्भुत जवाबदेही, और अपने इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच आपने लल्लन टॉप अड्डे को समय दिया। दर्शक थोड़े चंचल स्वभाव के हैं, होते ही हैं, पर दर्शक जनता हैं, जनता वोट डालेगी, खेला वोट का है। आप लोगों ने इतना समय दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से अब तक जितने भी अड्डे कर चुका हूं, इस मेरठ के अड्डे से इतना अभिनव राजनीतिक ज्ञान लेकर जा रहा हूं। मेरे चेहरे की मुस्कान मुकम्मल बयान नहीं है मेरी आज की उपलब्धियों का। आप पांचों लोगों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां इनके लिए।